हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम लोग 6 बजे से आज 6 बजे से यूट्यूब लाइव करने वाले थे, बट 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन था। थोड़ा फैमिली का प्रेशर आ गया भाई, बाहर निकलना पड़ गया। ऐसे जानते हो, दिन भर क्लासेस, ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस चलती हैं, तो दिन भर क्लासेस में ऐसे ही फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ। और आज थोड़ा सा प्रेशर आ गया पेरेंट्स की तरफ से, तो मना नहीं कर पाया, तो बाहर जाना पड़ गया था। ठीक है, होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा फैमिली मैन वाला हिसाब हो रहा है भाई, धीरे धीरे मेरा एज भी हो रहा है। ठीक है तो फैमिली को टाइम देना पड़ गया। तो कल यानी कि 16 अगस्त को, 16 अगस्त को हम लोग, ठीक है ना, 16 अगस्त को हम लोग 12 बजे, 12 बजे दोपहर को 12 बजे, ठीक है ना, लाइव यूट्यूब लाइव जुड़ेंगे और फुल सिलेबस मैराथन करने जा रहे हैं। अभी मैं हायर परचेज आपको समझाने जा रहा हूँ। हायर परचेज में टोटल मैं 4 सम्स कराऊंगा। ये 4 सम्स करने करने से ही आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो हायर परचेज का कवर हो जाएगा, और पेड वाले स्टूडेंट लोग का रिवीजन भी हो जाएगा जो एपीसी से पेड कोर्सेस लिए हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ ना, हायर परचेज में पहले आपको 2-3 चीज समझना पड़ेगा। क्या 2-3 चीज सब है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है। पहला पहला सर, ये जो हायर परचेज सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम है, और सर जो ये ईएमआई है, ठीक है, ये ईएमआई है, ये क्या सेम होती है? ये क्या सेम होती है? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरा आपको समझना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा, पहले तुम अपने काम का बात सुन लो, अभी तक मैंने पढ़ाया क्या है। बोलोगे सर ये तो हायर परचेज का पार्ट नहीं है। आई नो ये हायर परचेज का पार्ट नहीं है, पर तुम्हारे एग्जाम में अभी तक मैंने करवाया क्या, ये समझ लो। अभी तक मैंने आपके लिए करवा चुका हूँ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंटिंग करा चुका हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग मैं करा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके लिए कंसाइनमेंट करवा दिया है, कंसाइनमेंट करवा दिया है। ब्रांच आज मैंने सुबह ही डाल दिया। ठीक है। और मेरा इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है। ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ हायर परचेज करवाने। ठीक है, हायर परचेज के बाद मैं थ्योरी अपलोड करूंगा, मैं थ्योरी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप। और मैंने कल रात डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग डाल दिया, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मैंने कल डाल दिया। तो मेरा क्या क्या डन है देख लो। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम, कंसाइनमेंट, ब्रांच, डिपार्टमेंटल। कमेंट बॉक्स में आपको अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ना वन शॉट पार्ट ए दिखेगा। तो पार्ट ए वाले वीडियो में आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग और इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। जो पार्ट ए वाला वीडियो आपको दिखेगा, वन शॉट पार्ट ए। तो पार्ट ए वाले वीडियो में आपको 2 चैप्टर मिलेगा, पार्टनरशिप एंड इंश्योरेंस क्लेम। फिर आपको उसी प्लेलिस्ट में कंसाइनमेंट का वन शॉट सेपरेटली दिखेगा, ब्रांच का वन शॉट सेपरेटली दिखेगा, और डिपार्टमेंटल का वन शॉट सेपरेटली दिखेगा। ठीक है ना। ठीक उसी उसी प्लेलिस्ट में मैं ये दोनों वीडियो भी डालने वाला हूं, एचपी हायर परचेस और थ्योरी। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मैंने ये पिन कर दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको सिंपल सिंपल आपको अकाउंटेंसी 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 प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में क्लिक करके ही आपको मिल जाएगा। प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। लाइव वगैरह का नोटिफिकेशन डायरेक्टली मैं डाल दूंगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप कल जब 12 बजे मिले तो आप अपने वन शॉट सीरीज को खत्म करके मिले, क्योंकि इसके बाद हमारे पास वक्त नहीं बचेगा प्रैक्टिस करने का। तो आपको मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना है, तो आपको 12 बजे जुड़ना है कल, और मेरे साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जो भी डाउट्स वगैरह होगा, ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज करूंगा कि जो भी डाउट्स वगैरह है पूछिए। तो आप तुरंत तुरंत अपना डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दे, बिकॉज 24/7 आप डाउट पूछेंगे तो मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा। अभी बता, मैं क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, पर एक टाइम रहेगा मैं बोलूंगा डाउट डाउट दो अपना, तो उस वक्त आप मैसेज देखकर तुरंत अपना डाउट देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, डाउट भाई बहुत कम लोग सॉल्व करवाएगा, इसलिए एपीसी भरोसा करो, पूरा पूरा का पूरा डाउट लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो। ठीक है। तो चलिए, जो दो जो मेजर क्वेश्चन है सर, ये जो 2 मेजर क्वेश्चन है, कौन सा, हायर परचेस क्या होता है और ईएमआई क्या होता है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, समझे ध्यान से। नॉर्मली मान लो एक एसेट है, एक एसेट है, ध्यान समझिएगा, एक एसेट है, ध्यान सुनिएगा, एक एसेट है। ठीक है। इस एसेट्स को इस एसेट्स को मान लो, एसेट्स है आपका 1 लाख रुपए का। ठीक है।
मैंने 20,000 का मैंने 20,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। मैंने 20,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया सर? डाउन पेमेंट कर दिया। तो 80,000 रुपया मेरा एसेट बचा हुआ है। 80,000 मेरा एसेट बचा हुआ है। ठीक है। तो जो एसेट की वैल्यू है ना, इसी को अपने बोलते हैं कैश प्राइस। जो आपके एसेट की वैल्यू है, इसको बोलते हैं कैश प्राइस। मतलब अगर आप कैश में, कैश प्राइस का मतलब क्या है कि अगर आप इस एसेट को कैश में खरीदोगे तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। बट आपने बोला यार मेरे पास तो 1 लाख रुपया नहीं है, मैं 20,000 का डाउन पेमेंट कर देता हूं। ठीक है। रिमेनिंग 80,000 को मैं इंस्टॉलमेंट मेथड में करवा देता हूं। तो आपने क्या किया, इस 80,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में करवा दिया। 4 इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट आपका हो गया 20,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका हो गया 20,000, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका हो गया 20,000 और चौथा इंस्टॉलमेंट आपका हो जाएगा 20,000। ये हो गया आपका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या हो गए? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मान लो आपने ये इंस्टॉलमेंट करवाया था एसबीआई से। किससे करवाया था? एसबीआई से। फॉर एग्जांपल एसबीआई से करवाया था। तो एसबीआई बोलता है यार मैं आपका 80,000 रुपया का लोन है, इस लोन को मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करवा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। तो 20,000 20,000 20,000 होता है, हर साल आपको 20,000 20,000 करके पे करना है। एवरी ईयर आपको 20,000। यहाँ पे नॉर्मली जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो ईयरली बेसिस पे होता है। तो पहला साल कितना पे करोगे? 20,000। सेकेंड ईयर कितना पे करोगे? 20,000। थर्ड ईयर कितना पे करोगे? 20,000। और फोर्थ ईयर कितना पे करोगे? 20,000। ठीक है। तो एसबीआई बोल रहा है भाई मैं 80,000 का जो लोन है उसको मैंने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिया। हर साल 20,000 20,000 20,000 करके आप पे कर रहे हैं। तो भाई मुझे फायदा क्या हुआ? मुझे फायदा क्या हुआ? आपका 80,000 रुपया बाकी था, हमने 80,000 का इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिया। तो एसबीआई बोल रहा है कि मेरा बैंक तो डूब जाएगा। तो एसबीआई बोल रहा है सुन भैया, हम इस 20,000 में ना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम इस जो इंस्टॉलमेंट आपका है उस इंस्टॉलमेंट में क्या चार्ज करेंगे? उस इंस्टॉलमेंट में क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये जो एसबीआई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है यही उसका कमाई है। बैंक का तो मेन कमाई यही है ना, आपको लोन देना, लोन के बदले क्या चार्ज करना? इंटरेस्ट का चार्ज करना। तो एसबीआई का जो मेन बेनिफिट है वो इसके लिए है। एसबीआई का जो मेन बेनिफिट है वो इंटरेस्ट के लिए है। आया समझ? तो सर ये क्या है? ये जो 20,000 है ना, इसको अपने बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है, इस 20,000 को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये दोनों मिलकर क्या बनता है आपका? ईएमआई। प्रिंसिपल ईएमआई क्या बनता है? ईएमआई। ये आपका क्या बनता है? ईएमआई। क्या बनता है? ईएमआई। ठीक है ना? अब बोलोगे सर आप तो ईएमआई और हायर परचेस का डिफरेंस बता रहे थे। ठीक है मैं बता रहा हूं, पहले बात समझिएगा। नॉर्मली जो आप बोलते हो ना सर ईएमआई बैंक की आई है, तो जो बैंक की ईएमआई आती है उसमें दो अमाउंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक बैंक का अपना इंटरेस्ट होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिला के क्या होता है? ईएमआई होता है। और यही ईएमआई हम लोग मंथली वाइज ईयरली वाइज पे करते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया? अब हायर परचेस और ईएमआई में बेसिक फर्क यही है। ईएमआई का बेसिकली अगर मैं फुल फॉर्म करूं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये ईएमआई का फुल फॉर्म होता है। और एक होता है आपका हायर परचेस। ठीक है। हायर परचेस। तो हायर परचेस और ईएमआई में जो बेसिक बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है वो है ओनरशिप का। अगर आप, अगर आपने हायर परचेस करवाया है तो आपको जो ओनरशिप ट्रांसफर होगी वो सबसे लास्ट में ट्रांसफर होगी। अगर आपने हायर परचेज करवाया है तो ओनरशिप जो ट्रांसफर होगी वो सबसे लास्ट में ट्रांसफर होगी। जब आप लास्ट लास्ट आप पे कर दोगे अपना जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है। आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या था? ये 20,000। मतलब आपने ये वाला पे कर दिया, ये वाला पे कर दिया, ये पे कर दिया और लास्ट वाला पे कर दिया, तब जाकर के आपको ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। ये होता हायर परचेज में। बट ईएमआई में क्या होगा? जैसे ही आपने डाउन पेमेंट दिया, जैसे ही आपने डाउन पेमेंट दिया, फिर आपको एक डेट दे दिया जाएगा कि सर आपका जो फर्स्ट ईएमआई कटेगा इस डेट को कटेगा, प्लीज बैंक में पैसा मेंटेन करिएगा। ठीक है। आया समझे? बट इस केस में क्या होगा? जैसे ही आपने डाउन पेमेंट दिया
ओनरशिप आपके नाम पे हो गई। अब मैं एक सो रियल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपके पापा या मम्मी या भाई कोई भी एसी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज बोलते हैं, ठीक है, मान लो गए रिलायंस डिजिटल में। कहाँ गए? रिलायंस डिजिटल में। अब एसी मान लेते 50,000 की थी, तो पापा ने क्या किया, 20,000 रुपया का डाउन पेमेंट दिया, और ये जो 30,000 रुपया बच रहा है इसका क्या करवा लिया? लोन करवा लिया। अब जैसे ही पापा ने 20,000 का डाउन पेमेंट दिया, अब ये एसी का जो बिल है वो पापा के नाम पे आ जाएगा। जैसे ही मतलब पापा गए रिलायंस डिजिटल में, एक एसी पसंद किए 50,000 रुपया का, आया वो सामने, 50,000 का एसी था, 20,000 का मान लो डाउन पेमेंट दे दिए, तो बचा कितना? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया का अब एक ईएमआई हो गया। आपने सुना बजाज से ईएमआई करवा दिया गया, ठीक है, बहुत सारे होम क्रेडिट, ऐसे कर बहुत सारी एनबीएफसी हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो ईएमआई करवाते हैं। तो मान लो पापा ने बजाज से ईएमआई करवा लिया, ठीक है, तो 30,000 रुपया, 20,000 पापा ने डाउन पेमेंट दिया, 30,000 का बजाज, जो बजाज का कार्ड आता है उस बजाज के कार्ड से ईएमआई करवा लिए। तो पापा को क्या, वो जो रिलायंस डिजिटल वाला या जो बजाज का आदमी रहेगा जो ईएमआई करवा रहा है, वो क्या बोलेगा पापा को कि अंकल जी नेक्स्ट मंथ में 2 तारीख को या 5 तारीख में आप बैंक में इंस्टॉलमेंट अमाउंट वो लोग बता देते हैं कि आपका हर महीने कितना इंस्टॉलमेंट आता है, वो लोग बता देता है। तो पापा को सिंपली क्या बोलेगा, अंकल जी बैंक में नेक्स्ट नेक्स्ट 2 तारीख, जो अगला मंथ आ रहा, अगला मंथ का 2 तारीख या 5 तारीख को बैंक में आप इतना पैसा मेंटेन करिएगा, आपका ईएमआई बैंक से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि पापा ने जैसे ही एसी का 20,000 रुपया दिया, इस एसी का जो बिल है वो किसके नाम पे कट गया? पापा के नाम पे कट गया। तो मेरे पापा क्या हो गए? ओनर हो गए। पापा क्या हो गए? ओनर हो गए। लेकिन लेकिन अगर आप एक कार परचेज कर रहे हो, या आप एक ट्रक परचेज कर रहे हो, ठीक है, या आप एक घर परचेज कर रहे हो, ठीक है, और आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, तो क्या ट्रक, कार, घर डाउन पेमेंट देते ही आपके नाम पे होगा? नहीं, वो आपके नाम पे नहीं होगा। उसका जो डॉक्यूमेंट, उसका जो पेपर है वो बैंक वाला अपने पास रखेगा, जो वेंडर है वो अपने पास रख लेगा, ओनरशिप आपको नहीं देगा, ओनरशिप नहीं देगा। तो सर बोलेंगे सर तो फर्क क्या है? तो ईएमआई नॉर्मली हम लोग करवाते हैं ना ऐसी चीजों की जो हाउस ड्यूरेबल गुड्स है, जो हाउस कंज्यूमर गुड्स है, जैसे हो गया रेफ्रिजरेटर, फैन, एसी, मोबाइल, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, समझ गए, टैबलेट हो गया, इन सब की ईएमआई होती है। जो हाउस होल्ड गुड्स होती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, उनकी ईएमआई करवाते हैं। लेकिन जितने भी एसेट, जितने भी एसेट्स जो जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गया, होम लोन हो गया, ठीक, इनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ना, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, और वो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो डिफरेंस यही है कि कोई भी गुड्स जो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका ईएमआई हो जाएगा, लेकिन कोई भी गुड्स जो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो बैंक वाला उसका ईएमआई नहीं करवाएगा, उसका हायर परचेज करवाएगा। क्योंकि हायर परचेज में एक फायदा होता है कि जब तक, बैंक वाले के लिए एक फायदा होता है कि जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं करोगे, आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट, मान लो 10 इंस्टॉलमेंट थी, 10 इंस्टॉलमेंट थी, 1 2 3 करके मान लेते 10 इंस्टॉलमेंट थी, तो जब तक आप 10 का 10 इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देते, जब तक आप 10 का 10 इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देते, ये जो ओनरशिप है वो आपके नाम पे नहीं होगी। पहले आप 10 इंस्टॉलमेंट पे करिए हर एक साल। जब आपका 10 इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, अब बैंक वाला क्या करेगा, लोन एग्रीमेंट को खत्म करेगा, अब वो आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। सर मान लीजिए 10 में से मैंने 4 इंस्टॉलमेंट पे किया, 5वां इंस्टॉलमेंट, छठा इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, तो बैंक वाला आएगा, सामान लेकर जाएगा, क्योंकि ओनर आप नहीं है, ओनर आप नहीं है। तो जब आप ओनर नहीं है, तो मैंने क्या बोला, 10 ईएमआई था, 10 इंस्टॉलमेंट था, 10 में से आपने 4 पे किया, 5वां नहीं पे किया, छठा नहीं पे किया, अब बैंक वाला बोलेगा भैया तुम छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। अब बैंक वाला आएगा, जो मतलब ट्रक था, कार था, जो भी था, वो अपना एसेट लेके जाएगा। क्या सर हम रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे, तुम ओनर ही नहीं हो, यू आर द बेनिफिशियरी। जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तब तक आप ओनर नहीं है, तब तक आप बेनिफिशियरी, आपको बेनिफिट मिल रहा है उस एसेट का, बट आप ओनर नहीं है। आया सामने? तो मान लो आपने 4 इंस्टॉलमेंट पे किया, 5वां नहीं पे किया, छठा नहीं पे किया, 5, जब 5 नंबर इंस्टॉलमेंट था आपने नहीं पे किया, 6 नंबर जो इंस्टॉलमेंट था आपने नहीं पे किया, अब बैंक वाला आएगा लेके चला गया।
तो ये होता हायर परचेज। तो सर ईएमआई बेटर है या हायर परचेज बेटर है? देख भाई, हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये बैंक वाले डिसाइड करते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, जितने भी छोटे मोटे गुड्स की वैल्यू है, जैसे एसी हो गया, मोबाइल हो गया, मतलब 1 लाख 2 लाख रुपया का मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अरे मोबाइल कितना होगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपया। एसी कितना होगा, 50-60 हजार रुपया होगा। ठीक है, तो ज्यादातर यही होता है कि ईएमआई वगैरह में ना, ईएमआई हमेशा छोटे वैल्यू की होती है, छोटे वैल्यू की होती है। ईएमआई वगैरह आपके हमेशा छोटे वैल्यू की होती है, समझ गए? तो इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें होता क्या कि एक डिफरेंस, बैंक वाला डिफरेंशिएट करा देता है पहला, कि अगर कोई चीज इजिली डिस्ट्रॉय हो जा रही है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, इजिली डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तो उसका ईएमआई करेगा। पर जिसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है, जिसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है, आई समझ, जो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इस केस में वो लोग हायर परचेज करता है, क्योंकि उसमें बैंक वाले को बाद में अच्छा वैल्यू मिलता है। अब मोबाइल अगर बैंक वाला 4 साल के बाद लेके जाएगा, तो आप तो खुशी खुशी दे दोगे, जाइए सर हैंग कर रहा था लेके जाइए, आया वो सामने। लेकिन जो कार है, अगर 4 साल के बाद भी ले जाएगा बैंक वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मेंटेन करके अच्छा प्राइस में बेच सकता है। आप अगर मान लो आपने मोबाइल मोबाइल आपने 4 साल यूज किया, ठीक है, अब बैंक वाला बोलता तुम इंस्टॉलमेंट नहीं पे किए हो, हम मोबाइल लेके जा रहे हैं, तो आप बोलो सर हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, आइए मोबाइल लेके जाइए सर, हैंग कर रहा था। तब तो खुशी खुशी दे दोगे। तो बैंक वाला 4 साल बाद मोबाइल बेचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, कुछ नहीं। अरे भाई मान लो 50 हजार का फोन था, 4 साल बाद बेचेगा, क्या मिलेगा उसको, 10 हजार 12 हजार रुपये मिलेगा, आया मैं समझ। तो बैंक वालों को कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर वही कार है, 10 लाख रुपए की कार है, 4 साल यूज हुई है, ठीक है, तब भी बैंक वाला उसको मेंटेन करवा के कुछ ना कुछ आराम से 2-3 लाख रुपया तो निकाल लेगा। तो जो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो सामान इजिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिनका डेप्रिसिएशन बहुत हाई है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बैंक वाला बोलता है भैया ईएमआई, नो हायर परचेज। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स होती है, जो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बैंक वाला बोलता है हायर परचेज। तो नॉर्मली जो हायर परचेज होता है ना, उसमें समझने का दो तरीका है। पहला, लोन का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और वो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ट्रक, कार, तुम्हारा घर इजिली डिस्ट्रॉय कर दोगे? नहीं सर घर पसंद नहीं आ रहा है, हटाइए सर, एक ठो मार के सर घर तोड़ दिया, ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, हनुमान जी थोड़ी हो। कार पसंद नहीं आ रही तो क्या लात मार दोगे, कार कार टूट जाएगी? नहीं टूट पाएगी। तो ये सबका हायर परचेज होता। तो एक बेसिक तरीका समझने का हायर परचेज और ईएमआई का, समझ गया ना? ओके। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले सर, ईएमआई पढ़ेंगे? नहीं भैया, हम लोग यहाँ पढ़ने हायर परचेज पढ़ने वाले, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको बेसिक, ईएमआई में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होगी, हायर परचेज में ओनरशिप जब तक तुम लास्ट पेमेंट नहीं करोगे तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा, हायर परचेज हमेशा बड़े अमाउंट का होता है, ईएमआई हमेशा छोटे अमाउंट का होता है। हायर परचेज हमेशा उन गुड्स की होती है जो जो लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ईएमआई हमेशा छोटे अमाउंट का होता है, जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं होती है, उसका ईएमआई हो जाता है। एक था बेसिक डिफरेंस ईएमआई वर्सेस हायर परचेज। सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताओ। देख भाई, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ ना, इंटरेस्ट की बात करूँ ना, इसमें टोटल 6 केस है। सर 6 का 6 केस पढ़ना क्या? नहीं, 6 का 6 केस नहीं। पेड, आप कहीं से भी पेड कोर्सेस लिए होंगे तो आपके जो रिस्पेक्टेड टीचर हैं जरूर पढ़ाए होंगे। जैसे एपीसी में मैंने आपको 6 का 6 केस पढ़ाया है। तो आपके एग्जाम में जो आता है ना, वो नॉर्मली 3 केस आता है, 3 केस ज्यादातर आता है। जैसे जो मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें क्या रहेगा, रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड, सर ये रिवर्स मेथड में क्या होता है, आपका जो कैश प्राइस होता है मिसिंग होता है, हमें बस वही निकालना पड़ता है। हमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड कैश प्राइस। हमें यहाँ पे कैश प्राइस फाइंड करना था, फाइंड कैश प्राइस, ठीक है, हमें कैश प्राइस को यहाँ फाइंड करना पड़ता है। सर दूसरा कौन सा मेथड होता है? एक होता है पहला रिवर्स मेथड। सर दूसरा कौन सा मेथड होता है? दूसरा मेथड होता है आपका कि आपका इंटरेस्ट रेट मिसिंग होता है, जो इंटरेस्ट रेट इज मिसिंग, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको नहीं पता रहता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? हायर परचेज प्राइस, मतलब इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका, एक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालते कैसे, हायर परचेज प्राइस, एचपीपी, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब एसेट की वैल्यू, अगर कैश में पे करोगे तो उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैश। जैसे जैसे यहाँ पे ध्यान सुनो, जैसे यहाँ पे एसेट ये 1 लाख रुपया है, अगर मैं कैश में लूंगा तो मुझे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर मैंने कैश में 1 लाख रुपया दे दिया तो मुझे क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैंने 20 हजार का डाउन पेमेंट किया,
80,000 का मैंने लोन ले लिया, तो इस 80,000 पे मुझे क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो कैश प्राइस का मतलब होता है कि अगर आप उसको कैश में पे करोगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लो एसेट था 1 लाख रुपया का, तो अगर मैं कैश पे करूंगा तो मुझे 1 लाख पे करना पड़ेगा। बट अगर मैं ईएमआई कर लूंगा तो मुझे 1 लाख से ज्यादा पे करना पड़ेगा। मान लेते मैंने टोटल पे किया 1,20,000 रुपया। मान लेते ईएमआई मैंने करवा लिया 80,000 का, तो मेरा जो टोटल पेमेंट आया वो 1,20,000। तो अब आप बताओ वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की। पर आपने लोन पे लिया था, ईएमआई पे लिया था, तो आपने ईएमआई वगैरह पे किया हर मंथ हर साल। तो जब आपने कैलकुलेट किया तो टोटल पेमेंट आपने किया है 1,20,000। तो जो आपने एक्स्ट्रा 20,000 पे किया, ये जो आपने एक्स्ट्रा 20,000 पे किया, यही आपका होता है इंटरेस्ट। तो ये 1,20,000 क्या हो गया सर? हायर परचेस प्राइस। ये 1,20,000 होता हायर परचेस प्राइस। उसमें माइनस कर दोगे कैश प्राइस। तो हायर परचेस प्राइस कितना था? 1,20,000। हायर परचेस प्राइस का मतलब होता है इंटायर पेमेंट, जो भी तुमने पेमेंट किया है, मतलब सारा का सारा इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ मिला करके, सारा मिला करके जो भी तुमने पे किया है लोन को खत्म करने के लिए, लोन को खत्म करने के लिए तुमने जो पे किया है वो सारा का सारा क्या होता है? हायर परचेस प्राइस होता है। तो एसेट था 1 लाख रुपया का। अगर कैश में लेते तो मुझे 1 लाख रुपया देना पड़ता, उसको बोलते कैश प्राइस। बट सर हमने तो लोन पे ले लिया, 80,000 लोन पे लिया, ठीक है। तो अभी इस 80,000 को पेमेंट करने में मुझे हर महीना क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो सपोज मैंने सब कुछ ऐड करके देखा कि मेरा जो टोटल पेमेंट है वो 1,20,000। टोटल टोटल मतलब ये भी मिला करके, ये प्लस इंटरेस्ट। तो जब मैं हायर परचेज प्राइस निकालूंगा तो मैं डाउन पेमेंट को ऐड करूंगा, मैं प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करूंगा, और मैं इंटरेस्ट को ऐड करूंगा। तो मैंने डाउन पेमेंट को ऐड किया, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड किया, मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया, तीनों को ऐड कर दिया, आया मेरा हायर परचेज प्राइस। तो सपोज मेरा हायर परचेज प्राइस आया 1,20,000। दैट इज द टोटल पेमेंट जो मैंने किया है। तुम बताओ वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए की। टोटल पेमेंट कितना है? 1,20,000। एक्स्ट्रा कितना पे किया भाई? 20,000 रुपया तुमने एक्स्ट्रा पे किया। जो तुमने 20,000 एक्स्ट्रा पे किया यही तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो इस इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बन गया? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो यही चीज यहां पे भी लिखा गया है, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस मेरा कितना था? 1,20,000। और मेरा कैश प्राइस कितना था? 1 लाख रुपया। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया? 20,000 रुपया। मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया? 20,000 रुपया। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, ठीक है। हायर परचेज प्राइस कैसे निकालोगे? लिख दो ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट, ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। इससे आपका निकल जाएगा हायर परचेज प्राइस, ठीक है। सर आप बताइए तीसरा मेथड। सर तीसरा मेथड बताइए जो एग्जाम में आता है। यही नॉर्मली 3 मेथड आता है। ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है, एक होता तीसरा मेथड। जो पेड वाले स्टूडेंट है उनको मैंने जो फर्स्ट मेथड तुम लोग सिखाया था ना, केस 1, जो पेड वाले स्टूडेंट मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट मेथड मैंने सिखाया था ना केस 1, वही पूछता बार बार आपसे। इसमें क्या रहेगा? इसमें आपको इंटरेस्ट रेट एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट आर गिवन। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा मेथड में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, आपको बस इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट का क्या निकालना? अमाउंट निकालना। ये होगा तीसरा मेथड। यही 3 मेथड सम्स बार बार आपको ऐसे, टोटल 6 केस है, टोटल 6 केस है। 6 में से यही 3 केस बार बार कैलकाटा यूनिवर्सिटी पूछ रहा है। तो 1 शॉर्ट सीरीज में यही 3 केस मैं पढ़ाऊंगा और यही 3 केस रिलेटेड मैं सम्स भी कराऊंगा। टोटल 4 सम्स है, ठीक है ना। पहला केस है आपका रिवर्स मेथड, ठीक है। दूसरा केस आपका इंटरेस्ट रेट मिसिंग है। और तीसरा आपका होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट भी दिया रहेगा, ठीक है। बस आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें, पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, रिवर्स मेथड, ठीक है। रिवर्स मेथड, और रिवर्स मेथड साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। भाई अगर यहां तक समझ में आ रहा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, तुम लोग लाइक नहीं करता वीडियो को, शेयर नहीं करता है, ठीक है।
बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे नहीं करता, वीडियो तो शेयर करते हो, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है? वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तुम लोग लाइक तो करता नहीं है। हाँ सर, हमारे पापा भी बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, हम लोग उनका बात आज तक नहीं माने सर। आपका बात कैसे मान लेंगे? हमको पता है तुम लोग बदतमीज है, ठीक है? तुम लोग मेरा बात क्यों मानेगा? आज बड़ा भाई होना तो तुम लोग को बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है? ठीक है, चलो मत करना, कोई बात नहीं है, ठीक है? खुश रहो तुम लोग, चलो पढ़ते हैं। ऐसी मस्ती कर रहा था, ठीक है? क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? रेन लिमिटेड परचेज्ड अ मोटर वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम द स्टॉर्म लिमिटेड। देख रहा है, जीवन में ऐसी बहुत तबाही है भाई, यहाँ पे बारिश है, आंधी है, ठीक है? ओके, तो रेन लिमिटेड ने परचेज किया एक मोटर वैन, एक मोटर मतलब कार पकड़ लो ना, कार परचेज किया, मोटर वैन। किस पे परचेज किया? हायर परचेज सिस्टम पे परचेज किया। कहां से परचेज किया? स्टॉर लिमिटेड, आंधी लिमिटेड से परचेज किया। कब परचेज किया भैया? 1 जनवरी 2022 को परचेज किया। ठीक है सर जी? हाँ सर, ठीक है। द टर्म्स ऑफ पेमेंट वेयर 23,000 ऑन डिलीवरी। बोला जैसे ही कार की डिलीवरी दूंगा 30,000, 23,000 आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो स्टोर लिमिटेड है, स्टोर लिमिटेड क्या बोल रहा है? जैसे ही मैं आपको कार की डिलीवरी दूंगा आपको 23,000 पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? ये डाउन पेमेंट है, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन वन साथ में करते हैं। क्वेश्चन वन हम लोग साथ में करते हैं, क्वेश्चन वन हम लोग साथ में करते हैं, क्वेश्चन वन, ठीक है? तो पहले मैं वर्किंग बना लेता हूँ। पहले मैं वर्किंग नोट वन, हमारा ये वर्किंग है, ठीक है ना? वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन में ना मैं आपको टाइमलाइन डायग्राम समझा रहा हूँ। टाइमलाइन डायग्राम समझाने से क्या होता है ना, चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है, सब कुछ डायग्राम पे ही आ जाती है। तो परचेज कब किया है? 1 जनवरी 2022। एक बार मैं डेट कंफर्म कर लूं। हाँ जी, 1 जनवरी 2022, इस दिन वो परचेज किया, इस दिन वो परचेज किया, परचेज ऑफ मोटर वैन, ठीक है? सर उस दिन डाउन पेमेंट किया, कितना डाउन पेमेंट किया? 23,000 का डाउन पेमेंट किया। बोला जिस दिन डिलीवरी दूंगा, तो याद रखना डिलीवरी देने पे आपको पे करना पड़ेगा कितना? 23,000। तो नॉर्मली हम लोग 23,000 कब मानेंगे? जिस दिन आपने परचेस किया। तो परचेस जिस दिन किया आपने 1 जनवरी 2022 को, मान लेंगे उसी दिन आपने 23,000 का क्या पे किया? डाउन पेमेंट पे किया। डाउन पेमेंट आपने 23,000 का पे किया, ठीक है? फिर बोल रहा है 11,700 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अब बोल रहा है जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आपको 11,700 रुपया पे करना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना है भाई? 11,700 रुपया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है? 10,800 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो ये है, और ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो वर्ड बार बार बोल रहा है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर और एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो मुझे बताओ ना, ये ईयर आपका कैलेंडर ईयर है, तो इसका एंड कब होगा? इसका एंड कब होगा? सर इसका एंड होगा 31 दिसंबर 2022। ओके, फिर नेक्स्ट ये था फर्स्ट ईयर का एंड। सेकेंड ईयर का एंड कब होगा? सर 31 दिसंबर 2023। और फोर्थ ईयर का एंड कब होगा सर? 31 दिसंबर 2024। आया सामने? बोल रहा पहला साल का, ये आपका फर्स्ट ईयर का, ये आपका फर्स्ट ईयर एंड है, ये आपका सेकेंड ईयर एंड है, और ये आपका थर्ड ईयर एंड है, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? आया सामने? हाँ सर, हाँ। अब आ जाओ। बोला जो फर्स्ट ईयर में जो उसने इंस्टॉलमेंट पे किया, इंस्टॉलमेंट जो पे किया फर्स्ट ईयर में, वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था, ठीक है? कितना पे किया फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में पे किया 11,700, 11,700। ऐसे ही सेकेंड ईयर में कितना पे किया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट? कितना? 10,800, 10,800। और थर्ड ईयर में कितना पे किया है? थर्ड ईयर में पे किया सर 9,900, ठीक है? 9,900। ओके, फिर बोला रेल लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन 10% अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो रेल लिमिटेड है, रेल लिमिटेड ही तो खरीदा था ना, ये कार किसने खरीदा था? रेल लिमिटेड। तो उसने 10% चार्ज किया है मशीन पे, कार के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। और मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग वाला मेथड है। कौन सा मेथड है सर? डिमिनिशिंग वाला मेथड है।
कौन सा होता है, डिमिनिशिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। आगे क्या बोलता है, एज्यूम डेट स्टॉर्म लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बोल रहा है जो स्टॉर्म लिमिटेड है ना, वो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है इस इंस्टॉलमेंट पे। तो तुम मुझे बताओ ना, स्टार लिमिटेड क्या पूरा पेमेंट लिया है? नहीं सर। स्टार लिमिटेड ने क्या बोला भैया, स्टार लिमिटेड ने क्या बोला, जिस दिन परचेस किए हो या जिस दिन डिलीवरी देंगे उस दिन 23,000 रुपया का डाउन पेमेंट दे देना, 23,000 का डाउन पेमेंट दे देना, यही ना। प्लस प्लस बोलता है कि जब फर्स्ट ईयर एंड होगा तो इतना पैसा दे देना, जब सेकेंड ईयर एंड होगा तो इतना पैसा दे देना, जब थर्ड ईयर एंड होगा तो इतना पैसा दे देना। ये बात कौन बोलता है? स्टार लिमिटेड बोलता है। किसको बोलता है? रेन लिमिटेड को बोलता है। तो जो सप्लायर है, जो वेंडर है, वेंडर सिर्फ पेमेंट कितना लिया? 23,000 रुपया लिया, और फिर आपको एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, बोला पहला साल जब खत्म होगा तो ये पेमेंट करना, सेकेंड ईयर खत्म होगा तो ये पेमेंट करना, और थर्ड ईयर खत्म होगा तो ये पेमेंट करना। ये बोल दिया वेंडर। लेकिन क्वेश्चन पता क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका इंस्टॉलमेंट, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, मतलब यहां पर भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, यहां भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहां भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। कौन चार्ज कर रहा है? स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। सर कहाँ लिखा हुआ देखो ना, स्टॉर्म लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो जो स्टार लिमिटेड है वो 10% चार्ज कर रहा है पहला साल में, सेकेंड ईयर में 10% चार्ज कर रहा है, और थर्ड ईयर में 10% चार्ज कर रहा है। तुम बताओ, एक तो तुमको पूरा पेमेंट नहीं लिया, बोला डाउन पेमेंट कर दो और रिमेनिंग पेमेंट तुम इंस्टॉलमेंट देना, रिमेनिंग पेमेंट तुम इंस्टॉलमेंट देना। तो भैया जब वो रिमेनिंग पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है तो कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड करेगा। तो वो एक्स्ट्रा पैसा डिमांड कितना कर रहा है? 10%, 10%, 10%। ठीक है, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, मेरा बस तुम लोग से एक ही क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर मोटर वैन का कैश प्राइस पता है? कैश प्राइस का मतलब मोटर वैन का क्या एसेट का वैल्यू, मोटर वैन का जो वैल्यू है क्या पता है? कहीं पर भी लिखा है क्या मोटर वैन का कॉस्ट वैल्यू है 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया? कहीं पर बोला है क्या? अरे बोलो ना, कहीं पर बोला है क्या कि मोटर मोटर वैन की वैल्यू है 5,000 रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 2 लाख रुपया? कहीं बोला है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे सम्स में, इस पूरे सम्स में, इस पूरे सम्स में हम लोग का कैश प्राइस मिसिंग है, कैश प्राइस मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, जब कैश प्राइस मिसिंग है तो हमें वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग बना के हम क्या बनाएंगे? कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब अगर लोन नहीं लेते, ईएमआई नहीं करवाते, इंस्टॉलमेंट नहीं करवाते, तो कितना रुपया कैश देते जिससे मोटर वैन हमारी हो जाती है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैश प्राइस। पर ये तो मिसिंग है, कहीं पर भी मोटर वैन का कैश प्राइस नहीं बताया है, कहीं पर भी उसकी कॉस्टिंग नहीं बोलेगी दिस इज द कॉस्टिंग वैल्यू। और दूसरा आपको बनाना है सो स्टॉर्म लिमिटेड अकाउंट, मतलब वेंडर अकाउंट, मोटर वैन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेन लिमिटेड। जो खरीदा है, जो खरीदा है वो बनाएगा मोटर वैन अकाउंट और स्टॉर लिमिटेड अकाउंट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वर्किंग कर लेते हैं भाई। वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस ऑफ द मोटर, कैश प्राइस ऑफ द मोटर वैन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे डेट भी डाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो नॉर्मली इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाएगा? 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर। लेकिन अब जब कैश प्राइस मिसिंग है ना, तो जब कैश प्राइस मिसिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? रिवर्स मेथड। हम लोग रिवर्स मेथड फॉलो करेंगे। सर कैश प्राइस निकलेगा कैसे? मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। कैश प्राइस निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका क्या है?
आपको कितना 3 साल है ना, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पहले ऐड करना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट, सॉरी थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फोर्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर सॉरी, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट और फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पहले निकालना पड़ेगा। उस इंस्टॉलमेंट से आपको इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट को। ऐसे आपका कैश प्राइस निकलता है। इंटरेस्ट को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? विदाउट लोन। और जब हम लोग लोन में लेते हैं तभी तो इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ हम लोग कैश प्राइस की बात कर रहे हैं, मतलब विदाउट लोन की बात कर रहे हैं। तो जब लोन है ही नहीं, जब लोन है ही नहीं तो जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट हटा दो तो बचेगा प्रिंसिपल अमाउंट, और यही प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दोगे, मिल जाएगा कैश प्राइस। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? और लास्ट में ऐड कर देंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। तो एक चीज मुझे बताओ ना, अगर इंस्टॉलमेंट में से, अगर इंस्टॉलमेंट से तुमने इंटरेस्ट को हटा दिया तो क्या बचेगा सर? हमारा बचेगा प्रिंसिपल अमाउंट। बस हमें बस अपना प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करना। क्या ऐड करना सर? प्रिंसिपल अमाउंट को। और डाउन पेमेंट भी किसका पार्ट होता है? प्रिंसिपल अमाउंट का ही पार्ट होता है। और सारा प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दोगे, मिल जाएगा आपका कैश प्राइस। यही कैश प्राइस निकालने का तरीका होता है। यही कैश प्राइस निकालने का क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। कैश प्राइस निकालने का तरीका कैसा होगा? आपका थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट है, आपका सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट है और आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सारे इंस्टॉलमेंट से आपने इंटरेस्ट को हटा दिया, क्या बचा? प्रिंसिपल अमाउंट बचा। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट को डाउन पेमेंट के साथ ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा कैश प्राइस, क्योंकि कैश प्राइस का मतलब होता है विदाउट लोन। और जब लोन है ही नहीं तो इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। जब लोन नहीं है तो इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, तो इसलिए इंटरेस्ट को हटा दे रहे वाइल कैलकुलेटिंग कैश प्राइस। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है, बढ़िया, ओके। अब सर इसका रिवर्स मेथड क्यों बोला गया? देखो रिवर्स मेथड सिर्फ बोला गया क्योंकि पहले ना आप डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करोगे ना तो चीजें ऐसे भी आएंगी, ऐसा नहीं है। पर बेस्ट क्या होता ना कि जो सबसे लास्ट ईयर उसको पहले लिखते हैं, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। ओके? तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा रिवर्स मेथड क्यों? देखो दिक्कत क्या है ना कि हमारे सम्स में लास्ट अमाउंट दिया, दिया ना लास्ट अमाउंट, लास्ट अमाउंट दिया। और कैश प्राइस क्या होता है? फर्स्ट अमाउंट होता है। एसेट की जो वैल्यू होती है वो तो फर्स्ट अमाउंट होती है, उसके बाद हम डाउन पेमेंट की बात करते हैं। तो हमें लास्ट अमाउंट पता है लेकिन हमें फर्स्ट अमाउंट नहीं पता है, इसलिए हमें लास्ट से फर्स्ट आना है। दैट इज वाइज द रिवर्स मेथड। समझे? लास्ट से फर्स्ट आना, ठीक है? तो अब ये कैसे होगा? अब ये कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लास्ट, तो हमारा लास्ट कौन सा ईयर है? ये वाला, 31/12/24। तो डेट क्या होगा? 31/12/24, 31/24। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ सर? इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो लिखेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट। ध्यान समझिएगा। तो हमें इंड का वैल्यू पता है पर कैश प्राइस तो फर्स्ट का वैल्यू होता है ना। ठीक है? हमें इसका वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू कितना था, ये। लेकिन हमें इस दिन का वैल्यू नहीं पता कि भैया इस दिन की वैल्यू क्या है। हमें डाउन पेमेंट पता है पर कैश प्राइस नहीं पता है। तो हमें यहां से इधर आना है। दैट इज द रिवर्स मेथड। ठीक है सर? हाँ सर, बढ़िया। तो वैल्यू कितना था? ये। अब मैंने क्या बोला था? जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है उससे हमें क्या हटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट। और सारा प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दोगे, फिर डाउन पेमेंट को ऐड कर दोगे, मिल जाएगा कैश प्राइस। तो हमें इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। लेस कर दीजिए इंटरेस्ट, लेस कर दीजिएगा इंटरेस्ट। ठीक है? अब इंटरेस्ट इंक्लूडेड। अब इंटरेस्ट कैसे हटाओगे? देखो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट को तुम 100 मान लो और इंटरेस्ट कितना है? 10%, है ना? तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 100 में अगर 10% में ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है 9900, ये किसके बराबर? 110 के बराबर है। ठीक है?
क्योंकि आपका जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस जो इंटरेस्ट है दोनों एडेड है। प्रिंसिपल अमाउंट को तुम 100 मान लो, उसमें इंटरेस्ट तुम 10% ऐड कर दो, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 110 के बराबर है। तो इसका मतलब जो 9900 है वो 110 के बराबर है, तो इनटू कर देंगे 10, आ जाएगा इंटरेस्ट। तो ये जो 99 है ये 110 के बराबर है, इनटू कर दीजिएगा 10, 10 मेरा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 99 110 के बराबर, इनटू कर देंगे 10, आ जाएगा 900 रुपया। तो 900 रुपया आपका इंटरेस्ट है। तो भैया प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 9000 रुपया। सर इंटरेस्ट कितना हो फर्स्ट ईयर का, 900 रुपया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, सॉरी लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ओके, अब हम लोग ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और आपको पता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिवर्स है ना, तो 31/12/23 ये हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना था, 10,800, 10,800। ठीक है, तो अब 9,000 में 10,800 ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा, 19,800। अब इसमें से भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट को हटाएंगे एज यूजुअल, इंटरेस्ट इंक्लूडेड। तो अब ये जो 10,800 है ये 110 के बराबर है, इंटू कर दीजिएगा 10, वही जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही। 10,800 110 के बराबर है, इंटू कर दीजिएगा 10, तो आ जाएगा 981। कितना हो जाएगा, ऐसे करोगे क्या, नहीं, पूरा पूरा। ठीक है, देखो लोग यही करके आते हैं जो मैंने किया, ऐसे करो क्या, नहीं, ये जो पूरा अमाउंट है इसको करना पड़ेगा, एडेड अमाउंट जो करना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करोगे, 19,800 मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, 19,800, ठीक है ना, ये 110 के बराबर इंटू कर दीजिएगा 10, 110 के बराबर इंटू कर देंगे 10, कितना आएगा सर, 1,800 रुपया, 1,800 आएगा। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,800। ठीक है, तो 19,800 माइनस 1,800 कितना हो गया, 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। ठीक है ना, अब ऐड करेंगे फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सर 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 हम तो इंस्टॉलमेंट ये वाला पे किए थे, हम तो इंस्टॉलमेंट ये पे किए थे, है ना, हम तो इंस्टॉलमेंट ये पे किए थे सर, तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस पर निकालना था, नहीं। याद रखिएगा, हम इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट नहीं पे करते, हम इंटरेस्ट पे करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पर। मेरा समझिए, हम जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट पर पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट आता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ईएमआई, तो जो आपका टोटल ड्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट का जो टोटल ड्यू है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। टोटल अमाउंट का, टोटल जो आपका टोटल लोन है, उस लोन में से जितना प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है उस प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता है, बस दिमाग में इतना ही रखना है। जो आपका इंस्टॉलमेंट है इस इंस्टॉलमेंट पे नहीं कैलकुलेट होता है, आया वो समझे। तो जो अगर आप पहले से हायर परचेज पढ़े होंगे तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना उनके मन में बट इफ ये आ रहा होगा, बट भाई एग्जाम बहुत बहुत नजदीक है, टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं बहुत अच्छे समझा देता। ठीक है, लेकिन आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है ना, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, उनमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो बराबर होते हैं। इसलिए देखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया गया, लेकिन जैसे ही लास्ट के पहले वाला सेकेंड फर्स्ट उनका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, उनका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता है। एक्चुअल में इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है ना वो प्रिंसिपल ड्यू पे होता है, पर लास्ट में जो बचता है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बचता है, वहां पे ड्यू बराबर हो जाता है, इंस्टॉलमेंट और ड्यू क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप हायर परचेस पहले पढ़ोगे तो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उनको सिर्फ दो बात याद रखना है। पहला बात कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जो ड्यू प्रिंसिपल होता है ना वो इक्वली हो जाता है ऑलमोस्ट, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया गया, आया समझे। लेकिन जो लास्ट के पहले वाले इंस्टॉलमेंट होते हैं ना, वहां पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो ड्यू अमाउंट पे होता है, ठीक है ना।
इसलिए हम लोग, ये हमारा ड्यू अमाउंट है क्या? नहीं, हमारा ड्यू अमाउंट ये नहीं है, हमारा ड्यू अमाउंट ये है, इसलिए इस पर कैलकुलेट किया गया। ठीक है, अब इसमें से हमने इंटरेस्ट को हटा दिया, तो ये बच गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे, तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या है भैया? 11,700। 11,700 तो प्लस कर दीजिए 11,700, कितना हो जाएगा? 29,700। माइनस कर दीजिएगा इंटरेस्ट। ठीक है, 29,700 110 इंटू कर दीजिएगा 10, तो 29,700, 27 रुपये। 27 रुपये, तो 29,700, 29,700 माइनस 2700, 27,000, 27,000। ठीक है, अभी 27,000 हो गए। इसमें हम लोग लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना था? 23,000 रुपया। 23,000 का डाउन पेमेंट था। 50,000। अब ये जो 50,000 आया है, यही हमारा हो गया कैश प्राइस। ये जो 50,000 हो गया हमारा कैश प्राइस। बस थोड़ा सा डेट लिख दीजिएगा, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला डेट आप लिख दीजिएगा आपका 31/12/2022। ठीक है, और डाउन पेमेंट लिख दीजिएगा 1/1/2022। ठीक है, एक और डाउन पेमेंट। तो सिंपली क्या हुआ, ये ये इंस्टॉलमेंट था, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था, इससे इंटरेस्ट को हटा दिए, जो भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। ठीक है, तो आया 900, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये वाला जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखो ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, तो कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है ना, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया है, दिया गया टोटल ड्यू अमाउंट। अब इस टोटल ड्यू अमाउंट से इंटरेस्ट को हटा देंगे, तो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब ये 17,000 है, इस 11,700 है, इसमें भी ये इंस्टॉलमेंट है, मतलब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट क्या इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड कर दिए, आ गया टोटल ड्यू। टोटल ड्यू में से क्या किया? इंटरेस्ट को हटा दिए, तो आ गया आपका टोटल, मतलब रिमेनिंग ड्यू। अब रिमेनिंग ड्यू में डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे, आगे 50,000, ये होगा कैश प्राइस। तो दो बात आपको याद रखना, पहला, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो टोटल ड्यू के बराबर होता है। जो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो टोटल ड्यू के बराबर होता है। दैट इज वाई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है। लिख लो, लिख लो, नहीं आता है, फर्स्ट टाइम हायर परचेस पढ़ रहे हो तो लिख लो। पेड कोर्सेज होता तो बैठ के अच्छे समझा देते, पर टाइम नहीं है। जो लास्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है ना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे डायरेक्टली होता है। बट अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो ड्यू अमाउंट पे होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर लास्ट इंस्टॉलमेंट और ड्यू अमाउंट क्या बराबर होते हैं? हाँ, लास्ट में ना ड्यू अमाउंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। दैट इज वाई जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रहा था, किस पर होता? ड्यू पे हो रहा था, जो टोटल ड्यू है उस पर हो रहा था ना, देखो ना टोटल ड्यू पे हो रहा था। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, कैश प्राइस तो निकल गया। तो हमारा कैश प्राइस निकालने का तरीका थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो सर क्या आ जाएगा हमारा? प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट में क्या ऐड कर देंगे? डाउन पेमेंट, आ जाएगा कैश प्राइस। तो ये कैश प्राइस निकालने का तरीका है, ठीक है ना? क्लियर है? लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लो। कैश प्राइस निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला था? अकाउंट बनाना है स्टॉक में, स्टॉक मतलब वेंडर अकाउंट बनाना है और मोटर वैन अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ रेन लिमिटेड। तो लिखो भैया, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ रेन लिमिटेड। मोटर वैन अकाउंट, ठीक है, इतना में हो जाएगा। थोड़ा डेट का कॉलम बनाई देना।
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टॉर लिमिटेड बना देते हैं, स्टॉर लिमिटेड जो वेंडर है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपने क्या किया, पहले मोटर वैन परचेज किया तो एंट्री क्या होगा? ठीक है, देखो रेन लिमिटेड ने मोटर वैन परचेज किया तो एंट्री क्या होगा? मोटर वैन अकाउंट डेबिट, मोटर वैन अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे परचेज किया? स्टॉर्म से परचेज किया, तो मोटर वैन अकाउंट डेबिट टू स्टॉर्म, क्योंकि पूरा पेमेंट तो किया नहीं, आधा डाउन पेमेंट दी, मतलब कुछ डाउन पेमेंट दिया और कुछ ईएमआई करवा लिया, तो सब पूरा पैसा तो बैंक से गया नहीं, तो जब पूरा पैसा बैंक से नहीं गया तो वेंडर का नाम यहाँ पे आएगा। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? पहला एंट्री क्या हो जाएगा? 1/1/2022 को मोटर वैन में क्या आएगा? टू स्टॉर्म लिमिटेड, टू स्टॉर्म लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो कितना परचेस किया था? कैश प्राइस कितना था? 50,000। अरे मोटर वैन में तो कैश प्राइस लिखेंगे ना, तो कैश प्राइस कितना था? 50,000 रुपया। तो इसमें क्या जाएगा? 1/1/2022 में बाई मोटर वैन अकाउंट, मोटर वैन में क्या था? टू स्टॉर्म, तो स्टॉर्म में क्या होगा? बाई मोटर वैन अकाउंट। कितना? 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। ठीक है ना? अब इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो 31/12/2022 बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या बोला था? देखो मैं हटा दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन में क्या बोला था? 10%। देखिए ना, डेप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करना अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 10% एट द रेट ऑफ 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000, यहाँ हो जाएगा 45,000। ठीक है, बाई बैलेंस सी डी, यहाँ हो जाएगा 50,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, अब 1/1/2023 को उसकी वैल्यू कितनी आ गई? टू बैलेंस बीडी कितनी आ गई? 45,000। 45,000। पहले एक बार मैं मोटर वैन अकाउंट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर 31/12/2023 बाई डेप्रीशिएशन 10% कितना हो जाएगा? 4,500। ठीक है, तो 45,000 माइनस 10% कितना हो जाएगा? 40,050, 40,500। तो ये हो गया 45,000, यहाँ भी होगी 45,000। 1/1/2024 टू बैलेंस बीडी 40,500, 31/12/2023 24 बाई डेप्रीशिएशन, 3 साल चला था ना, 3 साल का डेप्रीशिएशन निकालेंगे, 10% कितना आ जाएगा? 4050 माइनस 10%, 36450, 36450। ठीक है, 1/1/2025 टू बैलेंस बीडी 36,450, 36,450। ठीक है, 36,450। ठीक है ना? ओके, ये हमने वाटर वैन अकाउंट बना दिया डेप्रिसिएशन वाला। अब है स्टार लिमिटेड। तो स्टार लिमिटेड हमारा क्या है? देखो, ये हमारा क्या है? क्रेडिटर, जिसको क्रेडिटर या वेंडर, वेंडर। तो वेंडर क्या होता है? हमारा लायबिलिटी होल्डर, ये हमारा लायबिलिटी होल्डर है। तो ये बढ़ेगा क्रेडिट से और घटेगा डेबिट से, बढ़ेगा क्रेडिट से, बढ़ेगा क्रेडिट से। ठीक है, एक मिनट, कुछ स्क्रीन में इशू हो रहा है। तो देखो, तो क्रेडिटर मेरा क्या है? ये जो मेरा इससे हमने खरीदा है ना,
इससे हमने खरीदा है, पर उधारी में खरीदा है। ये हमारा क्रेडिटर है या वेंडर है, और ये हमारा क्या लायबिलिटी होल्डर है। ठीक है, तो लायबिलिटी आपको पता क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम होती है। जब हम इसको डाउन पेमेंट देंगे तो ये कम होगा, तो डेबिट साइड में। और ये बंदा जब अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो इसको पैसा मिलेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक वेंडर क्या होता है, लायबिलिटी होल्डर होता है। जब हम लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी होल्डर कम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जब लायबिलिटी होल्डर अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जैसे बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो हमें बैंक वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमें बैंक वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बैंक को बढ़ाना पड़ेगा, पैसा बैंक को मिलेगा ना, तो बैंक को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही स्टार लिमिटेड को इंटरेस्ट मिलेगा, तो स्टार लिमिटेड को बढ़ाना पड़ेगा, और लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड में। इस इसीलिए जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे 31/12/2022 में बाई इंटरेस्ट, जब आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्रेडिट साइड में, और जब आप डाउन पेमेंट किए थे 1/1/2022 को टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या था, आपने स्टार लिमिटेड को पे किया था, तो एंट्री क्या था, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो स्टार लिमिटेड में क्या आएगा, टू बैंक। तो जब आपने डाउन पेमेंट किया था, डाउन पेमेंट करने से ये कम होगा, तो कम होगा डेबिट साइड से, बढ़ेगा क्रेडिट साइड से। तो आपने डाउन पेमेंट कितना किया था सर, 23,000, 23,000। ठीक है, तो देखो ना, 50,000 रुपया का मशीन था, मतलब कार था 50,000 रुपया का, डाउन पेमेंट कितना हुआ था, 23,000। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम लोग वर्किंग में निकाले थे, कितना सर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा 2700 रुपया, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 2700 रुपया। ठीक है, तो 2700 रुपया हमारा ऐड करना पड़ेगा, 2700 में फर्स्ट का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा 2700 रुपया। तो क्या करना है, इसके लिए वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस दे देना। ठीक है, तो आइए ऐड करो, कितना, 52,700, 52,700, तो 52,700 माइनस 23,000 कितना आ रहा है, 29,700। ठीक है, 29,700। लेकिन कैसे, अब एक तरीका होगा, आपने इंटरेस्ट पे किया तो इंस्टॉलमेंट भी पे करोगे ना, तो इंस्टॉलमेंट 31/12/2022 टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट। आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो मतलब क्या, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे ये कम होगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट का जो एक हिस्सा है इंटरेस्ट, वो लायबिलिटी होल्डर को मिलेगा, तो लायबिलिटी होल्डर बढ़ेगा। जब लायबिलिटी होल्डर, जब सप्लायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। आपका जो ड्यू प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। आप अगर किसी से इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये जो वेंडर है ना, जब वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इसका मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। और जैसे ही आपने इंटरेस्ट पे किया, मतलब कि आपने इंस्टॉलमेंट पे किया, तो इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का हिस्सा है वो लायबिलिटी होल्डर को पे करेगा, और इंस्टॉलमेंट से अगर आपने इंटरेस्ट हटा दिया तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेगा, स्टोर लिमिटेड को कम करेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा लायबिलिटी को कम करता है, और इंटरेस्ट अमाउंट हमेशा लायबिलिटी को बढ़ाता है। जो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो हमेशा लायबिलिटी को कम करेगा, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वेंडर के द्वारा, उससे वेंडर की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपने पहला इंस्टॉलमेंट कितना पे किया था, पहला इंस्टॉलमेंट देख लीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,700, 11,700, 11,700। अब 11,700 हटा दो, कितना आ जाएगा, 52,700 माइनस 23,000 का डाउन पेमेंट, माइनस 11,700 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 18,000 रुपया बाकी है। ये हो गया 18,000 रुपया बाई टू बैलेंस सी डी, 18,000 रुपया। अब यहाँ जाएगा 1/1/2023 बाई बैलेंस बी डी, कितना, 8,000, 18,000 रुपया। जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे 31/12/2022, जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे इंटरेस्ट बढ़ेगा,
अच्छा, अभी 23 करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट सेकेंड ईयर। अच्छा, वर्किंग नोट का रेफरेंस डाल देना। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 1800, तो यहाँ 1800। और जैसे ही आपने इंटरेस्ट पे किया, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट पे किया, तो 31/12/2023 टू बैंक। इंटरेस्ट पे करने का मतलब आपने इंस्टॉलमेंट पे किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पेड कर दिया। इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो मतलब आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका कितना है, देख लीजिएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका कितना है, 10,800। 10,800 तो हो जाएगा 10,800। ठीक है, 18,000 प्लस 1800 कितना होगा, 19,800। 19,800। ठीक है, 19,800 माइनस 10,800 कितना बचेगा, 9,000 रुपया। 9,000 रुपये टू बैलेंस सी डी। अब आ जाएगा 31/12/24, 31/12/23, सॉरी 31 ओपनिंग डेट आएगा ना, 1/1/24 टू बैलेंस बी डी कितना, 9,000। अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31/12/24 बाई इंटरेस्ट थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 900 रुपया। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना देखो ना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 900 रुपया। थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था, 9,900। इंस्टॉलमेंट कितना था, 31/12/24 को टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितना था, 9,100। अब देखिए बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या बोला था, टोटल ड्यू कितना था, 9,900। तो इसी पे देखना इंटरेस्ट चार्ज किया गया था। ठीक है, इसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया था, लेकिन आफ्टर चार्जिंग चार्ज किया गया था, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ ना, पहला सब क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप हमेशा दो चीज याद रखिएगा, जब आप इंटरेस्ट पे करोगे, जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो एट द सेम टाइम आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो उसी डेट में आप इंटरेस्ट पे करना। इंटरेस्ट पे करने से ये जो लायबिलिटी होल्डर है ये बढ़ेगा, इंटरेस्ट पे करने से लायबिलिटी होल्डर बढ़ेगा। तो लायबिलिटी होल्डर बढ़ता है क्रेडिट में, इसलिए आया बाय इंटरेस्ट। और जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, लायबिलिटी होल्डर कम हो गया। तो लायबिलिटी होल्डर कम होता है डेबिट साइड में, इसलिए आपने इसको कर दिया डेबिट साइड में। यही सेम प्रोसेस आपने इधर फॉलो किया, इधर फॉलो किया। और वर्किंग नोट का रेफरेंस डालते रहिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2, आ जाइए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 ध्यान सुनिएगा। अल्फा कैपिटल कंपनी परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम बीटा कंपनी ऑन 1 जनवरी 2022। मशीन कब परचेज किया भाई, 1 जनवरी 2022। ठीक है ना, चलिए 1 जनवरी 2022 को मशीन परचेज किया। ठीक है, ठीक है, एज पर द अग्रीमेंट, एज पर द अग्रीमेंट पेमेंट शुड बी मेड इन द 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हर एक एनुअल इंस्टॉलमेंट 12,000 12,000। ठीक है, ठीक है, एज पर द अग्रीमेंट द एनुअल इंस्टॉलमेंट शुड बी मेड इन द 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब 12,000 ईच, 12,000 ईच, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट 12,000 है, और ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%। द परचेजर डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो परचेजर है वो फाइनल इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दिया, फाइनल इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दिया। एंड द वेंडर रिपोजेस द मशीन। तो जो वेंडर था ना, बोला भैया तुमने फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, डिफॉल्ट कर गए। द परचेजर मतलब जो परचेज किया था, जो परचेज किया था, कौन परचेज किया था, अल्फा, अल्फा कैपिटल। अल्फा कैपिटल लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देती है, तो जो बीटा कंपनी है वो रिपोजिस्ट द मशीन, रिपोजिस्ट का मतलब वो मशीन लेकर चली जाती है, वो मशीन को बोलती है तुमने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, हम अपना मशीन लेकर के जा रहे हैं। डेप्रीशिएशन,
ऑन मशीनरी वाज प्रोवाइडेड 10% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन आपको मशीन पे चार्ज करना 10%। सो द मशीनरी अकाउंट बीटा कंपनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्फा एट द एंड ऑफ अग्रीमेंट पीरियड, एट द एंड ऑफ अग्रीमेंट पीरियड। मुझे एक चीज बताना, क्या कहीं पर कैश प्राइस मिसिंग है? क्या कहीं पे कैश प्राइस दिया है? नहीं सर, कैश प्राइस नहीं दिया है। तो जब कैश प्राइस नहीं दिया है तो फिर वही हम लोग जैसे क्वेश्चन 1 किए तो वैसे ही करना पड़ेगा, रिवर्स मेथड फॉलो करना पड़ेगा और कैश प्राइस निकालना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोला, ये कंप्लीट रिपोजिशन का क्वेश्चन है, तो आपको मैं 3 क्वेश्चन करवा दिया। एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवा दिया क्वेश्चन 1, ये जो क्वेश्चन 2 है ये कंप्लीट रिपोजिशन का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन 3 है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है वो हमारा होता है पार्शियल रिपोजिशन। तो क्वेश्चन 3 है पार्शियल रिपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये ईयर का विंड होगा, ये ईयर का विंड 3 साल के लिए, तो ईयर का विंड होगा सर 31/12/2022, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट पे किया 12,000 रुपया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा? 31/12/2023 को, क्योंकि 12,000 वो इक्वली पे कर रहा था, देखो 12,000 ईच, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट 12,000 ईच। और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना करेगा? 12,000 कब पे करेगा सर? 31/12/2024। तो आप बताइए ना, आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पता है, आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पता है, लेकिन आपको इस दिन का ना तो डाउन पेमेंट पता है, क्या कहीं पर डाउन पेमेंट बोला है? क्या नहीं पता है सर। ना इस दिन का डाउन पेमेंट पता है, ना इस दिन का कैश प्राइस पता है, ठीक है। इस मशीन का कहीं पे कॉस्ट वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। तो जब कॉस्ट वैल्यू नहीं दिया है तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा। जब कॉस्ट वैल्यू नहीं दिया है तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा। जब कॉस्ट वैल्यू नहीं दिया है तो भैया क्या करना पड़ेगा? आपको एंड वाला वैल्यू पता है कि मेरे मशीन का जो एंड वैल्यू है वो है 12,000, लेकिन आपको फर्स्ट वाला वैल्यू नहीं पता है, तो भैया कौन सा मेथड? रिवर्स मेथड, नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? कैश प्राइस। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस देख लीजिएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट 31/12/24, देख लीजिए 31/12/24 कितना था? 12,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 20%। ये जो 12,000 है वो 120 के बराबर है, इंटू कर देंगे 20, है ना। अरे भाई, तुमने कॉस्ट को मान लिया 100, और इंटरेस्ट, कॉस्ट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को तुम 100 मान लो, इंटरेस्ट कितना है? 20%, तो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना हो गया? 120, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इंटरेस्ट भी आता है, प्रिंसिपल अमाउंट आता है। प्रिंसिपल को 100 मान लो, इंटरेस्ट को 20% मान लो, तो 100 में 20% ऐड करोगे कितना आ गया? 120। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट 120 के बराबर है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है किसके बराबर है सर? 120 के बराबर है। तो इंटू कर देंगे 20, आ जाएगा इंटरेस्ट का वैल्यू। तो ये 120 के बराबर है, 12,000 120 के बराबर, इंटू कर देंगे 20, आ जाएगा 2,000 रुपया। तो 2,000 मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000 रुपया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे, और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था? 12,000 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 22,000। अब 22,000 120 के बराबर है, 22,000 किसके बराबर? 120 के बराबर, इंटू कर देंगे 20, तो आ जाएगा 3667। तो हमारा हो गया 3667, हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो इसमें से ये हटा दोगे, कितना आएगा? 18,333, 18,333। अब इसमें से क्या करोगे? पहला इंस्टॉलमेंट ऐड करो, जस्ट लाइक क्वेश्चन, पहला इंस्टॉलमेंट ऐड करोगे, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट ऐड करोगे, पहला इंस्टॉलमेंट कितना था? 12,000 रुपया, 12,000 रुपया, तो आ गया 30,333। कमेंट बॉक्स में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब 30,333 120 के बराबर, इंटू कर देंगे 20, तो पहला साल का इंटरेस्ट आ गया, तो पहला साल इंटरेस्ट ये हो गया। अब इसमें से ये हटा दोगे तो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। अब डाउन पेमेंट आपका दिया हुआ नहीं है, इसलिए नील मान लेंगे, तो कैश प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 25,277। ये हमारा जो है कैश प्राइस 25,277, ठीक है। ये हमारा होगा कैश प्राइस 25,277। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। कुछ मैंने नया किया क्या? नहीं, जस्ट लाइक क्वेश्चन 1, यहाँ तक तो सेम एज क्वेश्चन 1 है ना, सेम क्वेश्चन 1, ओके, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, द परचेजर डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, मतलब ये वाला इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, ये 12,000 वाला इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, और वेंडर रिपोजिस्ट द मशीन को रिपोजिस्ट कर दिया। तो एक्चुअल में रिपोजिशन वाला ही तुमको समझना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? मशीनरी अकाउंट, उसके बाद हम लोग बनाएंगे बीटा अकाउंट जो हमारा वेंडर अकाउंट है। तो चलिए मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ अल्फा कैपिटल मशीनरी अकाउंट, और फिर बनाएंगे बीटा कंपनी अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट में सिंपल मशीन अकाउंट में, ठीक है। पहला
जब आपने खरीदा था तो क्या रहेगा, क्योंकि आपने कैश देकर नहीं खरीदा था, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदा था, तो आंसर क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीटा कंपनी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीटा कंपनी 25,277। फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%। मेथड कौन सा था 10%, देख लो मेथड कौन सा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, ठीक है। 25,277 का 10% कितना होगा, 2528, 2528। तो डिफरेंस आ गया 22,749, ठीक है। तो ये आ गया टू बैलेंस बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या है मशीन का, 22,749। आपको पता है डेप्रिसिएशन आपको आता है भाई, तो बाई डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे 10% ये आ जाएगा, बैलेंस शीट आपका ये बचेगा। फिर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 22,474। अब इस पर आप डेप्रिसिएशन, आप तो पूरे साल भर यूज किए हो ना, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का आएगा। तो 22,474 का कितना है, 2447। इस पर 10% निकालोगे कितना आएगा, 2447, ठीक है। अब उसने लास्ट पेमेंट नहीं पे किया था, लास्ट अमाउंट नहीं पे किया था, तो लास्ट अमाउंट नहीं पे किया था, इसके लिए क्या करना, बीटा अकाउंट ओपन करना। चलिए बीटा अकाउंट ओपन करते हैं, आइए बीटा अकाउंट ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे इतना करके यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ही तो पेमेंट नहीं किया था ना, तो लास्ट ईयर पेमेंट नहीं किया था, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेंडर अकाउंट ओपन करते हैं। आइए वेंडर अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमारा बीटा कंपनी अकाउंट। तो मशीनरी में क्या था, टू बीटा कंपनी, तो बीटा में क्या था, बाई मशीनरी, ठीक है। अब जैसे ही वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा पहला साल का, तो बीटा कंपनी बढ़ेगा, और जैसे ही डाउन पेमेंट किया जाएगा या इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा तो क्रेडिटर कम होगा, तो क्रेडिटर को कम करने के लिए डेबिट, इंटरेस्ट से क्रेडिटर बढ़ता है और डाउन पेमेंट से और इंस्टॉलमेंट से क्रेडिटर कम होता है। तो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट हमेशा दिखाओगे डेबिट साइड में, और इंटरेस्ट हमेशा दिखाओगे क्रेडिट साइड में, बिकॉज लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से कम होती है। तो जैसे ही आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया 12,000 से, हर एक इंस्टॉलमेंट कितना था, 12,000 का था ना, तो जैसे ही आपने पहला इंस्टॉलमेंट किया पे किया 12,000 से, ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना था, 30,333। उसमें से आपने 12,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 18,000। रिमेनिंग कितना बचा, 18,333। रिमेनिंग कितना बचा, 18,333, ठीक है ना, ओके। अब ये 18,000 यहाँ पे आएगा, बाई बैलेंस बीडी 18,333। अब आपने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट चार्ज किया, जो कि हम लोग वर्किंग में निकाले थे, 33,667 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट वर्किंग में निकाले थे, तो इन दोनों को ऐड किया, आएगा कितना, 22,000। अब जैसे ही आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया 12,000, तो 22,000 में से 12,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो कितना बचेगा, 12,000, 10,000 बचेगा। अब ये 10,000 इधर पे आ गया, बाई बैलेंस बीडी। अब जैसे ही आपने इंटरेस्ट चार्ज किया 2,000 का, देख लो थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना था, सॉरी थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना था, 2,000, ये तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट है। तो जैसे ही आपने थर्ड ईयर इंटरेस्ट ऐड किया 2,000, तो 10,000 ओपनिंग वैल्यू था, इंटरेस्ट था 10,000, तो टोटल कितना पैसा है वेंडर का, 12,000 रुपया। टोटल कितना वेंडर, 12,000 रुपया। क्या पेमेंट आपने किया, नहीं, पेमेंट आपने नहीं किया, पेमेंट आपने नहीं किया था। तो सुनो, जब परचेस किए थे तो एंट्री क्या थी, जब परचेस किए थे, व्हेन परचेस्ड, समझिएगा बात को, व्हेन मशीन परचेस्ड, तो जनरल एंट्री क्या थी भाई, जनरल एंट्री क्या थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और यहां पे वेंडर कौन है, बीटा कंपनी अकाउंट, बीटा कंपनी अकाउंट। अब ये जो बीटा एंड कंपनी से जब बीटा एंड कंपनी से आपने खरीदा था, तो एंट्री क्या था, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लेकिन जो वेंडर है ना, वो मशीन लेके जा रहा है, वो मशीन लेके जा रहा है, तो जब मशीन लेके जाएगा, जब खरीदा था तो एंट्री था मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर को पैसा नहीं मिला, तो वेंडर अपना मशीन लेके जा रहा है, तो एंट्री रिवर्स कर दो। तो एंट्री अब क्या हो जाएगी, रिपोजिशन का एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो बीटा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो जैसे ही रिपोजिशन हो गया तो एंट्री क्या होगा, बीटा कंपनी अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन लेके चला गया ना, एंट्री रिवर्स कर दो। जब खरीदे थे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अब वेंडर लेके चला गया, उल्टा हो गया ना, तो एंट्री को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बीटा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो बीटा एंड कंपनी अकाउंट में क्या आ गया, देखो बीटा एंड कंपनी अकाउंट में क्या आ गया, देखो टू मशीन, टू मशीन। तो पेमेंट तो मिला नहीं, कितने का पेमेंट नहीं मिला, देखो भैया 10,000 रुपया था मशीन का वैल्यू,
ठीक है, 2000 का इंटरेस्ट। तो वेंडर को कितना पैसा मिलना चाहिए था? 12,000 रुपया। तो वेंडर को तो 12,000 रुपया नहीं मिला। तो वेंडर ने बोला ठीक भैया तुम्हारा मशीन लेके जाते हैं। तो वेंडर कितने रुपया का मशीन लेके जा रहा है? जितना रुपया उसको मिलना था। तो वेंडर को मिलना था 12,000। तो वेंडर को 12,000 मिला नहीं, तो वेंडर ने मशीन लेके चला गया। तो वेंडर में क्या लिखेंगे? टू मशीन। जब खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर मशीन लेके जा रहा है तो एंट्री को रिवर्स करेंगे। जब मशीन वेंडर से आपने खरीदा था तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, मशीन आ रहा था, एसेट आ रहा था, तो एसेट आएगा डेबिट से, और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर बोला भैया हम मशीन लेके जा रहे हैं, तुमने पेमेंट नहीं किया, तो एंट्री को रिवर्स कर दो। तो क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन। इसलिए देखिएगा वेंडर में क्या आ गया? टू मशीन। तो कितने का मशीन था? कितना पैसा पता था वेंडर? 12,000। वेंडर कितना पैसा पता था? 12,000। तो 12,000 रुपया मशीन का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिएगा दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो बीटा कंपनी में क्या लिखे हो? टू मशीन। तो मशीन में क्या होगा? बाई बीटा एंड कंपनी अकाउंट। तो देख लो मशीन में क्या हो जाएगा? बाई बीटा एंड कंपनी अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखो? सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है मशीन लेके चला गया। सरेंडर का मतलब क्या होता है? मशीन लेके चला गया। तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। बोलो ना कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको ऐड करोगे, ये ऐड किए, ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, लॉस हो गया ना। देखो ना, मशीन मशीन का वैल्यू कितना था? मशीन का वैल्यू कितना था? ठीक है, ये अमाउंट। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ये मशीन चला गया, ये मशीन 12,000 चला गया, तो जो बच गया दिखा देंगे पीएल अकाउंट। दिखा देंगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा लिखेंगे पीएल अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन सरेंडर, लॉस ऑन सरेंडर। ठीक है, लॉस ऑन सरेंडर। ठीक है, लॉस ऑन सरेंडर। मतलब मशीन का वैल्यू था, मशीन का जो वैल्यू था ना वो देखना 20,000 वैल्यू था, डेप्रिसिएशन हटा दिए तो कितना हो गया मशीन का वैल्यू? 18,000 समथिंग। अब 18,000 का मशीन कितने में ले गया? 12,000 में ले गया। सोचो आपको मिलना चाहिए था 18,000, पर आपको मिला 12,000 रुपया, तो ऑलमोस्ट आपको 6,000 का नुकसान हो गया। तो बाई पीएल अकाउंट 6,000 का नुकसान। तो दिस इज द, ये फुल रिपोजिशन क्वेश्चन था। अब एग्जाम में आपको फुल भी आता है और पार्शियल। ज्यादा कौन आता सर? पार्शियल। तो पार्शियल रिपोजिशन जो कि थर्ड क्वेश्चन है, अभी हमारा पार्शियल रिपोजिशन है, थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन मैं हाथ से करूंगा। तो ये क्वेश्चन को देखो ना, जो मैंने रेड से किया है यही एक्स्ट्रा अमाउंट आपको था, यही दो एंट्री अलग था, यही दो एंट्री अलग था, इसलिए मैंने 90% क्या 98% क्वेश्चन सेम था, बट वो मशीन लेके चला गया। तो जो मशीन लेके चला गया तो पैसा नहीं आया। तो वेंडर में क्या लिखेंगे? टू मशीन। तो मशीन में क्या आएगा? बाय वेंडर। बस यही एक जनरल एंट्री, यही एक एक्स्ट्रा जनरल एंट्री था, इसलिए मैंने सोल्यूशन यहाँ पे दिखा दिया। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हमारा खत्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चौथा क्वेश्चन का मैं हाफ कराऊंगा। क्यों? क्योंकि तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में सब कुछ सही है, ओनली इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन वही डिफरेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं फुल कराऊंगा और चौथा चौथा क्वेश्चन का मैं सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम है। ओके, क्वेश्चन 3, ये पार्शियल रिपोजिशन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है सर, 1-2 नहीं आएगा, वो भी आता है भाई, पर ये ज्यादा आता है। ठीक, ये आएगा 15 नंबर का, 1-2 आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, दो क्वेश्चन आएगा हायर, ये हायर परचेस से, एक 15 आएगा, ठीक है, और एक 10 भी आ सकता है। 10 आएगा 1-2 की तरह, 15 आएगा 3 की तरह। ठीक है, मैं 4 भी कराऊंगा, 4 में ना हाफ कराऊंगा, क्योंकि हाफ एज इट इज 3 की तरह है, तो 3 करा दूंगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेस 4 ट्रक्स फ्रॉम एबी ऑटो लिमिटेड। 4 ट्रक परचेस किया भाई, 4 ट्रक परचेस किया। ठीक है ना, 4 ट्रक। ये सोल्यूशन मैं हाथ से कराऊंगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन दे के रखता हूँ, तुमको कहीं इधर घूमना ना पड़े। क्वेश्चन सोल्यूशन साथ में देके रखता हूँ, लेकिन मैं ये हाथ से करूंगा, टेंशन मत लो तुम। ऑन 1 जनवरी 2023 हायर परचेस सिस्टम, द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक, एक ट्रक का दाम है भैया 8 लाख रुपया। तो मैं तुमको टाइमलाइन डायग्राम बना के दिखाऊं, कब परचेस किया है? 1 जनवरी 2023, और एक ट्रक का दाम है 8 लाख रुपया। तो टोटल कितना ट्रक परचेस किया है भाई? कितना ट्रक परचेस किया? 4 ट्रक। तो इनटू कर दीजिएगा 4 ट्रक, तो ये हो जाएगा 32 लाख रुपया। अब सोचो ना, ये 32 लाख आपका क्या है? कैश प्राइस है। तो जब भी ट्रक का प्राइस दे दिया ना, उसको अपने बोलते हैं कैश प्राइस, ये कैश प्राइस है। मोड ऑफ पेमेंट इज एज फॉलोज,
20% ऑफ कैश प्राइस इज टू बी पेड ऑन डिलीवरी। बोल रहा कैश प्राइस कितना है 32 लाख, तो 32 लाख का 20%, 32 लाख का 20% कितना है सर 6,40,000। तो 6,40,000 आपको पे करना है डाउन पेमेंट, 6,40,000 आपको क्या पे करना है डाउन पेमेंट। फिर बोल रहा है 25% ऑफ कैश प्राइस इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर। बोल रहा है कैश प्राइस का 25%। एक चीज में बताओ, कैश प्राइस का 25%, हमारा कैश प्राइस कितना है सर 32 लाख, 32 लाख का 25% कितना होता है 8 लाख रुपया। 32 लाख का 25% कितना 8 लाख रुपया। तो आपको ये 8 लाख रुपया पे करना है 4 सालों के लिए, ये 8 लाख रुपया पे करना 4 सालों के लिए। तो मतलब हर एक साल का इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 8 लाख रुपया हो गया। दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। 25% ऑफ कैश प्राइस, तो 32 लाख का 25% कितना होगा सर 8 लाख हो गया। टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर एक साल, हर एक साल आपको 8 लाख रुपया करके पे करना। कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए। तो अब अगर मैं टाइमलाइन डायग्राम को कंप्लीट करूं तो भैया हर एक साल एंड में तो इसका एंड कब होगा 31/12/23, कितना पे करोगे 8 लाख रुपया, ये हो गया पहला साल। दूसरा साल कितना पे करोगे 31/12/24, कितना पे करोगे 8 लाख रुपया। तीसरा साल कितना पे करोगे 31/12/25, 8 लाख रुपया। और लास्ट ईयर कब पे करोगे 31/12/26, कितना 8 लाख रुपया। तो हर साल आपको पे करना 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। हर साल कितना पे करोगे 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, ठीक है ना। ओके ठीक है। फिर बोल रहा है द आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड द राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस लिमिटेड। जो आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने मशीन खरीदा है, सॉरी जिसने ट्रक खरीदा है, वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। ठीक है सर, ठीक है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। द पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2024, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात 31 दिसंबर 2024, मतलब इसकी बात कर रहा है, सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। कुड नॉट बी पेड, मतलब सेकेंड ईयर का पेमेंट नहीं हुआ भाई, ये जो सेकेंड ईयर है उसका पेमेंट नहीं हुआ। तो जो एबी लिमिटेड है, जो एबी लिमिटेड है, रिपोजेस्ट टू ट्रक एडजस्टिंग इट्स वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। देखो एबी लिमिटेड ने कितना ट्रक बेचा था सर, चार ठो बेचा था, चार में से 2 ट्रक वो लेके चला गया। ठीक है, मतलब जो आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी था इसने 4 ट्रक खरीदा था 1 जनवरी 2023 को, तो 23 वाला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, 23 वाला जो इंस्टॉलमेंट था वो इसको पे कर दिया, यहां प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही 24 वाला इंस्टॉलमेंट आया 8 लाख रुपया का, ये वाला नहीं पे किया, और जैसे ही ये वाला नहीं पे किया भाई साहब एबी ऑटो लिमिटेड को आ गया गुस्सा। वो बोल रहा है कोई बात नहीं है, 4 में से 2 ट्रक वो लेके जा रहा है, इसका मतलब इस दिन 2 ट्रक आपका चला गया। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, रिमेनिंग 2 ट्रक बचेगा। तो आगे अब 2 ट्रक का प्रोसेस होगा। ठीक है, द रिपोजिशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ 25% डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये जो रिपोजिशन हुआ है ना, वो रिपोजिशन कौन कर रहा है, वेंडर कर रहा है। वेंडर बोल रहा है ये जो ट्रक मैं लेके जा रहा हूं ना, इसका वैल्यू मैं डिसाइड करूंगा, और इसका वैल्यू वो डिसाइड किया है 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करके, वो भी फिक्स मेथड पे। मतलब जो वेंडर है ना उसको इतना गुस्सा आया कि 4 में से वो 2 ट्रक लेके चला गया, और जो वो 2 ट्रक लेके गया उसका वैल्यू वो डिसाइड किया कैसे, 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करके, वो भी 25% कौन सा, एसएलएम मेथड पे। ठीक है, बोल रहा है आपको नेसेसरी अकाउंट बनाना है, तो जब भी बोलेगा नेसेसरी अकाउंट, नॉर्मली आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेंडर अकाउंट और मशीन अकाउंट, यही 4 अकाउंट ओपन होता है। ये चारों अकाउंट अपने ओपन करेंगे। इस पूरे सम्स में, इस पूरे सम्स में एक चीज मिसिंग है, विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पूरे सम्स में एक चीज मिसिंग है, विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। मैं इस बार इस पूरे सम्स को ना, इस पूरे सम्स को इसी डायग्राम समझा दे रहा हूं। ये डायग्राम सुनना। 1 जनवरी 2023 को आपने 32 लाख रुपया का ट्रक लिया, तो जो 32 लाख मेरा क्या होगा कैश प्राइस। आपने 31 दिसंबर 2023 का जो पहला इंस्टॉलमेंट था 8 लाख रुपया, उसको आपने पे कर दिया। लेकिन 31 दिसंबर 2024 को आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया,
तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने नहीं पे किया तो 2 ट्रक वो लेके चला गया, जो वेंडर था एबी और एबी लिमिटेड, एबी ऑटो लिमिटेड, वो 2 ट्रक लेकर के चला गया। ठीक है, अब जब ये 2 ट्रक वो लेकर गया ना, तो इसका वैल्यूएशन वो अपने हिसाब से किया, अपने हिसाब से किया। कैसे किया? वो ना 25% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 25% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, किस मेथड से? एसएलएम मेथड से। ठीक है, तो जो आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी, ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, वो भी 10% के हिसाब से, वो भी 10% के हिसाब से। लेकिन जो एबी लिमिटेड है, ये जो एबी लिमिटेड है, ये जब लेके जा रहा था, ये जब ट्रक लेके जा रहा था, तो इसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अपने हिसाब से, और वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या भैया? 25% ऑन फिक्स इंस्टॉल मेथड। तो अब ये सम्स अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, तो उसको लगा सही बहुत खतरनाक सम्स है, पर कोई खतरनाक सम्स नहीं है। मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूं, बस इस मेथड को सीख लेना भाई, तुम्हारा 15 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से अगला 10 मिनट तुमको बहुत ध्यान से वर्किंग को समझना है, ठीक है ना। तो पहला वर्किंग हम लोग करते हैं। क्या यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या सर? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो पहला वर्किंग हम लोग यही बनाएंगे। क्वेश्चन 3 में पहला हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट का पहला क्या? कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने बोला था कि भैया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग रहे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। सर हायर परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं? ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट माइनस कैश प्राइस। स्टार्टिंग में सिखाया था। ऑल इंस्टॉलमेंट कितना था? 8 लाख रुपया करके 4 इंस्टॉलमेंट था, प्लस डाउन पेमेंट कितना था? देखो ना, 32 लाख का 20% क्या था? बोला था ना कैश प्राइस का। देखो मैं अगर इसको क्लीन करूं, तो देखो यहाँ पे बोला था ना, ध्यान सुनना, 20% ऑफ कैश प्राइस। तो कैश प्राइस कितना था? 32 लाख। तो 32 लाख का 20% कितना होता? 6,40,000। 32 लाख का 20% कितना होता भाई? 6,40,000। तो 6,40,000 आपका क्या है? डाउन पेमेंट है। और माइनस कैश प्राइस कितना है? 32 लाख रुपया। ठीक है, कैश प्राइस कैसे निकाला गया यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको। कैश प्राइस निकाला गया है, एक ट्रक का दाम है 8 लाख रुपया, और टोटल 4 ट्रक है, तो 4 ट्रक का प्राइस कितना हो गया? 32 लाख रुपया। ठीक है, ऐसे कैश प्राइस निकाला गया है। तो 32 लाख प्लस 6, 38,40,000, 38,40,000 माइनस 32 लाख, 38,40,000 माइनस 32 लाख कितना हो जाएगा? 6,40,000। ये आपका इंटरेस्ट है। 6,40,000 हमारा क्या? ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो पूरे 4 साल का इंटरेस्ट कितना है? 6,40,000। हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, ये आपका हो गया इंटरेस्ट। ये कैसे? स्टार्टिंग में तुमको मैं जब बेसिक समझा रहा था, तो ये मैंने समझाया था ये चीज। ठीक है, अब ये तो 4 साल का इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है तो 4 ईयर का है, तो हमको हर साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर, इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कितने साल था? 4 साल था। तो आपको ना यहाँ पे इंटरेस्ट का डिमिनिशिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का डिमिनिशिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सर ये क्या होता? इसके लिए मैं एक्स मान के, मैं सबको इजी, सबसे इजी मेथड समझा रहा हूँ। पेड कोर्सेज में मैंने एक्स मान के समझाया था, वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैं सबसे इजी प्रोसेस समझा रहा हूँ। ठीक है, कितने साल का इंटरेस्ट? सर 4 साल का इंटरेस्ट है। तो देखो पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, तुमको मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ, दोबारा प्रूफ कर दे रहा हूँ। पहला साल का जो इंटरेस्ट है, तुम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था ना, तो देखना पहला साल का जो इंटरेस्ट आया था, पहला साल का देखना 2700 आया था। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था? 1800 आया था। और थर्ड ईयर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था, थर्ड ईयर, उसका इंटरेस्ट कितना था? 4 आया था। तो पहला साल का इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना, तो जो पहला साल है, जो पहला साल का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, पहला साल का जो इंटरेस्ट वो ज्यादा होगा, तो वो पहला साल 4 से बिलोंग करेगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कम होगा, इसलिए 3 से बिलोंग करेगा। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और भी कम होगा, 2 से बिलोंग करेगा। और लास्ट ईयर जो कि 4 साल, उसका इंटरेस्ट कम होगा, तो चौथे साल से बिलोंग करेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट ज्यादा, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है उसका वेट रहेगा 4, जिसका इंटरेस्ट कम है, पहला साल का इंटरेस्ट ज्यादा, फिर कम, फिर कम, तो 3,
उससे भी कम तो 2, फिर सबसे कम लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा सबसे कम होगा 1 होगा, जिसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ऐसे ही थर्ड ईयर, ऐसे फोर्थ ईयर। कैसे करोगे यहाँ पे पहला साल का 4 सबको ऐड कर दो, सब 4 + 3 + 2 + 1 ऐड करके कितना आएगा 10 आएगा। तो 4/10 इंटू 6,40,000, फिर आएगा 3/10 इंटू 6,40,000, फिर आएगा 2/10 इंटू 6,40,000 रुपये, ठीक है। फिर आएगा 1/10 इंटू 6,40,000 रुपये, ठीक है। तो इसको 6,40,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इंटू 2 बार इंटू इंटू करना, 4 इक्वल 2,56,000, फिर 3 इक्वल 1,92,000, फिर 2 इक्वल 1,28,000, फिर 1 इक्वल 64,000, ठीक है। तो देख लो ना, पहला साल का इंटरेस्ट ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, कम है, इसीलिए ये 4 के बराबर है, इसका वेट ज्यादा है 4, ये 3 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया, ओके। अब तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए, पहला साल का 2 साल का सबका इंटरेस्ट निकाल लिए, ठीक है ना। अब सेकंड वर्किंग बनाएंगे, सेकंड वर्किंग बनाएंगे वैल्यू ऑफ। पहला वर्किंग था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अब सेकंड वर्किंग हमारा था कि जो वो 2 ट्रक लेकर गया उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ट एसेट, मतलब जो एसेट वो लेकर के चला गया। तो कॉस्ट ऑफ टू ट्रक तो 8 लाख था, 8 लाख का 2 ट्रक कितना होगा भैया 16 लाख रुपया। लेस कर दीजिएगा डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 25%। वो क्या बोला, जब मैं लेके जाऊंगा, जब मैं ट्रक लेके जाऊंगा, उसने क्या किया, एबी ऑटो लिमिटेड रिपोजिशन 2 ट्रक, 2 ट्रक लेके चला गया, 2 ट्रक लेके चला गया। और जब वो रिपोजिशन कर रहा था तो वो 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब वो एसएलएम मेथड फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया 25% के हिसाब से। तो वो 25% फॉलो किया। तो तुम बताओ ना, ये 2 ट्रक कब कब लेके गया, 2000 पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया गया था, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया। मतलब ये जो 2 ट्रक है इसका डेप्रिसिएशन 2 साल ही निकलेगा, क्योंकि पहला साल यूज हुआ और सेकंड ईयर यूज हुआ। सेकंड ईयर का ही तो पैसा नहीं दिया, सेकेंड ईयर का तो एंड में नहीं दिया। देखो ना यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ, द पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2024, खरीदा था 2023 में, तो 23 का पेमेंट दे दिया, 2024 का पेमेंट नहीं दिया। तो मतलब 2 साल का ही डेप्रिसिएशन निकालोगे यहाँ पे। तो 25%, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 25% मतलब 2 ईयर्स। तो ओवरऑल मतलब 50% चार्ज कर रहा है। तो 8 लाख 16 लाख का 50% कितना होगा 8 लाख रुपया। तो 8 लाख का डेप्रिसिएशन, तो अब ये रिमेनिंग कितना बचेगा 8 लाख रुपया। ये हो गया रिपोजिस्ट वैल्यू, ये रिपोजिस्ट वैल्यू गया। तो जो वेंडर है, जो वेंडर एबी ऑटो लिमिटेड, वो 8 लाख रुपया का ट्रक लेकर गया है। ठीक है, तीसरा तीसरा वर्किंग बना देते हैं, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रक, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टू ट्रक वही कितना था 16 लाख रुपया। तो 4 में से सुनो ना, 4 था ना, 4 में से 2 चला गया, तो बचा कितना है 2 ट्रक बचा हुआ ना। अरे 4 में से 2 ट्रक चला गया, वही 2 ट्रक चला, 2 ट्रक बचा हुआ, अब उस 2 ट्रक की वैल्यू निकालना। अच्छा, ये ट्रक की वैल्यू कौन निकालेगा, रिपोजिशन का वैल्यू निकालता वेंडर, रिपोजिशन का वैल्यू कौन निकालता वेंडर। और जो रिमेनिंग ट्रक है इसकी वैल्यू कौन लगाएगा, कौन निकालेगा कस्टमर। कस्टमर कौन है, कस्टमर यहाँ पे कौन है आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो यहाँ पे ये कस्टमर निकालेगा, मतलब आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी निकालेगा, आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी इसका वैल्यू निकालेगा, आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी इसका वैल्यू निकालेगा। समझ गया, 2 ट्रक का वैल्यू कौन निकालेगा आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक 16 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक। तो अब ये आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी बोल रही ठीक है भैया 2 ट्रक बचा हुआ, हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 ट्रक बचा हुआ इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 2 ट्रक बचा हुआ इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें से लेस करेंगे,
इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अब आरके 10 पर आरके जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो अपना रिमेनिंग वैल्यू, जो रिमेनिंग ट्रक बचा हुआ उसकी वैल्यू निकाल रहा है। तो आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था? 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 10%। 10%, तो 1,60,000 रुपया, तो आएगा 14,40,000 रुपया। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन आपने कब निकाला था? फॉर 2023। लेस डेप्रिसिएशन एट द 10% फॉर 2024, तो ये हो जाए 1,44,000 रुपया। तो 14,40,000 माइनस 10%, 12,96,000 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ टू ट्रक ऑन ऑन 31/12/2024। क्योंकि रिपोजिशन तो 31/12/2024 हुआ था ना, ये रिपोजिशन कब हुआ था? 31/12/2024 को। तो 2024 के दिन रिपोजिशन हुआ था, तो 4 ट्रक था, 4 में से 2 चला गया, बता कितना? 2 ट्रक बचा। तो 31/12/24 के दिन 2 ट्रक का वैल्यू कितना? 12,96,000। तो सारा वर्किंग हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सारा वर्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फटाफट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग कंप्लीट हो गया, तो पहला बनेगा भैया मशीनरी अकाउंट, अरे सॉरी ट्रक अकाउंट। पहला क्या बनेगा? ट्रक अकाउंट। पहला बनेगा ट्रक अकाउंट। दो साल का एंट्री करना, ज्यादा नहीं करना। फिर बनेगा यहाँ पे एबी, एबी मतलब वेंडर अकाउंट बनेगा, एबी ऑटो लिमिटेड, वेंडर अकाउंट बनेगा। ठीक है, फिर एक बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, छोटा सा। फिर आपका एक बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट ना। ठीक है, पहले ये 3 बनाते हैं, 3 ये पहले बनाते हैं। बाप रे सर, कब आएगा एचपी? कंटिन्यू स्टूडेंट का मैसेज आते रहता है। चलो, पहले मैं ट्रक वाला फटाफट कंप्लीट करता हूँ, पहले मैं ट्रक वाला फटाफट कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ट्रक वाला 1/1/2023 खरीदा था उसने, क्या लिखेंगे? टू ए बी लिमिटेड। टू ए बी लिमिटेड कितना? 32 लाख रुपया का ट्रक था, 32 लाख रुपया का ट्रक था। ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 31/12/2023 बाई डेप्रिसिएशन। तो 32 लाख है, 32 लाख का 10% कितना होगा? क्योंकि जो आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो तो उसके बुक बना रहे हैं ना, तो इन द बुक्स ऑफ आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिख लेना तुम लोग। तो ये हो गया 3,20,000 रुपया, 3,20,000। ठीक है, तो 32 लाख माइनस 10% कितना हो जाएगा? 28 लाख, 28,80,000। यहाँ हो जाएगा 32 लाख, यहाँ हो जाएगा 32 लाख रुपया, यहाँ हो जाएगा बाई बैलेंस सी डी। अब 1/1/24 टू बैलेंस बी डी 28,80,000 रुपया। ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर में ही रिपोजिशन हुआ, सेकेंड ईयर में ही रिपोजिशन हुआ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो पूरा चार्ज करेंगे 31/12/2023 बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसी में निकलेगा 28,000, 80,000, 28,80,000 पे कितना? 10%, कितना हो जाएगा? 2,88,000, 2,88,000। ठीक है, अब 2,88,000, अब जो वो लेके गया है, जो वो लेकर गया है, ठीक है, कौन लेकर गया? एबी लिमिटेड। सेकेंड ईयर में तो एबी लिमिटेड लेकर गया है। तो जो लोग लेकर गया है 31/12/2023 को लेकर गया है, तो क्या लिखेंगे? बाई एबी लिमिटेड। ठीक है, जब खरीदे थे तो टू एबी लिमिटेड, जब लेके जाएगा तो बाई एबी लिमिटेड, बाई एबी लिमिटेड। एंट्री सिखा चुका हूं, एंट्री सिखा चुका हूं। जब वो लेकर गया था तो कितना वैल्यू था? 8 लाख रुपया।
जब वो लेकर गया था तो कितना वैल्यू था, 8 लाख रुपया। तो 8 लाख रुपया ये हमारा है वर्किंग नोट 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिपोजिशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिपोजिशन, जो वैल्यू था रिपोजिशन का 8 लाख रुपया था। ठीक है, वो लेकर चला गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने रिमेनिंग वैल्यू निकाला था 2 ट्रक का। रिमेनिंग वैल्यू का दो ट्रक का, तो जो रिमेनिंग वैल्यू होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, बाई बैलेंस सीडी। जो रिमेनिंग वैल्यू होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, बाई, अच्छा यहाँ नहीं लिखना, बाई बैलेंस सीडी। तो रिमेनिंग वैल्यू कितना है, 12,96,000। रिमेनिंग वैल्यू कितना है, 12,96,000, 12,96,000, 12,96,000। तो अब इसको आप ऐड करो, ये हो गया 28,80,000, 28,80,000, 28,80,000। अब 28,80,000 में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 2,88,000। फिर 8 लाख का मशीन वो लेके चला गया, प्लस 12,96,000 का मशीन बचा हुआ है। तो हमारा लॉस कितना हो गया, 4,96,000। 4,96,000 हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है, यही हमारा हो जाएगा लॉस। तो लॉस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बाई पीएल अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन रिपोजिशन। ठीक है, लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस ऑन रिपोजिशन पूरा लिख लीजिएगा, लॉस ऑन रिपोजिशन या सरेंडर, या सरेंडर, लॉस ऑन सरेंडर वैल्यू या लॉस ऑन रिपोजिशन। ठीक है ना। तो कैसे निकाला लॉस ऑन रिपोजिशन, देखो ये वैल्यू थी, इसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन हटा दिए तो ये रिमेनिंग वैल्यू है। अब इस रिमेनिंग वैल्यू पे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये हो गया। कितना का वैल्यू लेकर गया था, एबी लिमिटेड कितने रुपए का ट्रक लेकर गया था, 8 लाख रुपया। तो जब ट्रक लिए थे तो टू एबी लिमिटेड, जब ट्रक लेके जाएगा तो क्या लिखेंगे, बाई एबी लिमिटेड 8 लाख रुपया। ये पार्शियल रिपोजिशन क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोगों ने रिमेनिंग वैल्यू 2 ट्रक का निकाल चुके थे, तो रिमेनिंग वैल्यू 2 ट्रक का कितना था, 12,96,000 रुपया। तो इसमें से क्या किया, रिमेनिंग वैल्यू को माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए, जो बच गया बैलेंसिंग फिगर, यही हमारा क्या है, बाई पीएल अकाउंट, लॉस ऑन रिपोजिशन। ठीक है, अब ऑटो लिमिटेड को फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, 2023 एक एक बाई आर के, बाई ट्रक लिमिटेड, सॉरी बाई ट्रक लिमिटेड, बाई ट्रक अकाउंट, बाई ट्रक अकाउंट कितना भाई, बाई ट्रक अकाउंट, एक मिनट, ट्रक कितना था, 32 लाख। अब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 31/12 बाई इंटरेस्ट। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना था भाई, पहला साल 2,56,000। तो 2,56,000, 2,56,000 पहला साल कितना, 2,56,000 ऐड करो। ठीक है, ऐड कर लेंगे। ओके, उसने पेमेंट भी किया था, डाउन पेमेंट 1,01,2023 को पेमेंट किया था टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना था भैया, डाउन पेमेंट कितना था, 6,40,000 रुपया, याद है डाउन पेमेंट 6,40,000 रुपया। फिर उसने 31/12/23 को इंस्टॉलमेंट दिया था, पहला इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना था, 8 लाख रुपया का। तो इसको ऐड करो, ये हो गया 34,56,000 रुपया। ये हो जाएगा 34,56,000 रुपया। 34,56,000 माइनस 6,40,000 माइनस 8 लाख, कितना हो जाएगा आपका, 20,16,000 रुपया। 20,16,000 रुपया हो जाएगा, 20,16,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 1,1,24 बाई बैलेंस सीडी 20,16,000 रुपया, 20,16,000 रुपया। ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा 31/12/24 बाई इंटरेस्ट। तो पहला साल का सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 1,92,000, 1,92,000, 1,92,000, 1,92,000। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पे करेगा 31/12/24 टू बैंक अकाउंट, कितना पे करेगा, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया पे करेगा, 8 लाख रुपया पे करेगा। ठीक है ना। लेकिन अब वो मशीन लेके भी चला गया था, 8 लाख रुपया पे करेगा। ठीक है,
तो अब इसको एक बार ऐड करते हैं, 1,92,000, 22,08,000, कितना आ रहा है? 22,08,000 रुपये, 22,08,000 रुपये, 22,08,000 रुपये, 22,08,000 रुपया, ठीक है ना। उसमें से इंस्टॉलमेंट 8 लाख का पे कर दिया था, तो कितना है? 14,08,000 रुपया। अब हो जाएगा टू टू बैलेंस सी डी, ठीक है, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे देखो, ध्यान समझना, एक चीज देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या वो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट पे किया था? नहीं सर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया था। तो जब वो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया था तो बैंक वर्ड नहीं आएगा? नहीं सर, क्योंकि सेकेंड ईयर में वो ट्रक लेके चला गया था। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे, देखो यहाँ पे ट्रक में क्या लिखे थे, बाई ऑटो, बाई एबी लिमिटेड, बाई एबी ऑटो लिमिटेड, कितना? 8 लाख रुपया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31/12/24, 24 होगा यहाँ पे, 31/12/24, 31/12/24 पे क्या लिखेंगे? अगर आपने ट्रक में लिखा था ना 31/12/24 में बाई एबी लिमिटेड, तो एबी लिमिटेड में क्या लिखोगे? टू ट्रक। यहाँ पे बैंक वर्ड नहीं आएगा, ट्रक वर्ड आएगा, ट्रक वर्ड आएगा, यहाँ पे ट्रक वर्ड आएगा, टू ट्रक अकाउंट 8 लाख रुपया, ठीक है, क्योंकि वो ट्रक लेकर के चला गया था, पेमेंट तो हुआ नहीं था। पेमेंट होता सेकंड इंस्टॉलमेंट का तो 8 लाख रुपया होता, पेमेंट होता सेकंड इंस्टॉलमेंट का तो 8 लाख रुपया, पर पेमेंट तो किया नहीं था, पेमेंट तो उसने किया ही नहीं था, समझे, पेमेंट उसने नहीं किया था 8 लाख रुपए, इसलिए यहाँ पे वो ट्रक लेकर के चला गया। तो अब कितना वैल्यू बचा हुआ है? 14,08,000 रुपये, इसलिए यहाँ पे टू ट्रक अकाउंट आया। कौन सा अकाउंट आया? ट्रक अकाउंट आया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इंटरेस्ट अकाउंट बात करते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट में देखो हम लोग क्या लिखे थे, एबी लिमिटेड में बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या आएगा? टू एबी लिमिटेड, टू एबी लिमिटेड। तो इंटरेस्ट 2 ही दिन चार्ज हुआ था, 31/12/23 और 31/12/24, टू एबी लिमिटेड, टू एबी लिमिटेड। पहला साल का इंटरेस्ट कितना था? 2,56,000, और दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना था? 1,92,000, 1,92,000। इसको यहीं पे क्लोज कर दीजिएगा, इसको भी यहाँ पे 2,56,000, यहाँ लिख दीजिएगा 2,56,000, 31/12/24, और इंटरेस्ट 31/12/23, इंटरेस्ट को कहाँ भेजेंगे? बाई पीएल अकाउंट। इंटरेस्ट क्या? लॉस है ना, लॉस को कहाँ भेजते हैं? बाई पीएल अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ आएगा 1,92,000, ठीक है, 1,92,000 और 31/12/24 बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट। अब एक बोला था नेसेसरी अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। पहले देखो मशीन में क्या लिखा था? बाई डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या आएगा? टू मशीन या टू ट्रक, तो 31/12/23 टू ट्रक अकाउंट, और आ जाएगा 31/12/24 टू ट्रक अकाउंट। पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना था? देखो पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना है? पहला साल का 3,20,000, और सेकेंड ईयर का कितना है? 2,88,000, 3,20,000, 2,88,000, ठीक है। इसको यहीं पे क्लोज कर देना, इसको यहाँ पे क्लोज कर देना, ठीक है। यहाँ लिखना बाई पीएल अकाउंट 3,20,000 क्लोज कर देना, यहाँ लिखना बाई पीएल अकाउंट 2,88,000 ऐसे क्लोज कर देना, बस कंप्लीट, और कुछ नहीं करना। थोड़ा डेट वेट डाल देना, यहाँ भी डेट डाल देना 31/12/23, यहाँ डाल देना तुम्हारा 31/12/24, ठीक है ना, कंप्लीट। यही आपको यहाँ पे करना था और कुछ नहीं करना था, ये था पार्शियल रिपोजिशन। अब जो क्वेश्चन 3 और 4 है ना, 4 है, ठीक है, क्वेश्चन जो 4 है ये मैं कल लाइव करा रहा हूँ, कल हम लोग मिल रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, कल में हम लोग मिल रहे हैं 12 बजे, 12 बजे दोपहर को मिल रहे हैं। कल इसको मैं लाइव में कराऊंगा, और लाइव में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा हायर परचेज का, तो लाइव में कल मिलते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करना, और कल सबसे रिक्वेस्ट रहेगा 12 बजे लाइव में जुड़ना भाई, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप जुड़ना, अपने दोस्तों से जुड़ना, क्योंकि लेट प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ ही जुड़ जाना 12 बजे। मिलते हैं कल, प्लीज वीडियो को शेयर करना और भाई कमेंट कर देना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, मिलते हैं कल 12 बजे।